आपने जब स्टार्ट किया, आपका 100 स्क्वायर फीट था आपका रूम। उस समय मेरा ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कितना आता है इतने छोटे रूम से? एक जो पॉलीथीन बैग होता है ऑयस्टर मशरूम का, 3 किलो का अपन भूसा भरते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर 2 किलो ही फ्रेश निकलता है। वो एक छोटे कमरे से अगर मैं साल का 1 से 1.5 लाख कमा रहा हूँ बिना काम किए हुए। बिना ज्यादा काम किए हुए। अब आप बोले कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे अभी ऑयस्टर मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करना है, उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था? मैं जो ट्रेडिशनल जो फैमिली होती है राजस्थान के अंदर, ठिकाने होते हैं, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ तो लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। तो सभी ने समझाया कि बिजनेस ऐसा नहीं होता है, पैसे चाहिए होते हैं। जो आप कर रहे हो ये छोटी सी चीज़ है, हर कोई कर लेता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहे कि आज 5,000 रुपए से आप स्टार्ट किया, 1 करोड़ तक का आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसमें मेजर स्टेपिंग स्टोन्स क्या थे कि इस कदम से लेकर अगले कदम आप कैसे पहुंचे? वैसे लोगों को ऐसा फेक लगता है ये कि हम 5,000 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपने ऑयस्टर मशरूम का जो कल्टीवेशन देखा होगा, 10 बाई 15 के रूम के अंदर ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास 21 प्रोडक्ट है मशरूम के। तो अभी हम कॉफ़ी भी बना रहे हैं, इसके अलावा हम टी भी इसमें बना रहे हैं, क्योंकि मशरूम अगर आप डेली का 1 ग्राम भी इंटेक कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आपने बोला कि लगभग 30-35 महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, महिलाओं को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। और साथ ही साथ ये महिलाएं आज खुद साल का 1-1.5 लाख कमा पा रही है। वो मॉडल कैसे होता है, वो कैसे पैसे कमाते हैं, फिर आगे आप कैसे पैसे कमाते हैं, वो थोड़ा समझाइए। हम तो इन 5-6 सालों में मैंने काफ़ी मशरूम पे रिसर्च कर लिया है, जैसे कोर्डिसेप्स है। कॉर्डिसेप्स में मुझे कुछ दाल में काला लगता है। वो आप सही कह रहे हो, फ्रॉड इसलिए है कि लोग इसको 6-6 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं, बट कि लेब में इतना खर्चा आ नहीं रहा इसका। तो हम जैसे 1 से 1.5 लाख रुपए में अगर इसको सेल करते हैं तो भी इसका काफी अच्छा प्रॉफिट है, तो भी 40% मार्जिन ये दे के जा रही है। इसमें जो मेन खर्चा है वो एक ही खर्चा है, वो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड में। हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक सबका फेवरेट टॉपिक है, जो कि है मशरूम फार्मिंग। आज के एपिसोड में हमने समझा है कि कैसे एक 10 बाय 10 के कमरे से आप 5,000 रुपए में मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड की मेहमान है मिसेस अनु कनावत मैम, जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे गांव अमालदा से अपना मशरूम फार्मिंग का जर्नी स्टार्ट किया। उन्होंने मशरूम शुरू किया था खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए, और आज उनका बिजनेस लगभग 1 करोड़ का है। आज के एपिसोड में हमने समझा है उनका जर्नी एक 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक करोड़ रुपए के मशरूम बिजनेस के टर्नओवर तक। आज उनके साथ लगभग 30-35 महिलाएं काम कर रही हैं, जो छोटे कमरे से खुद को इंडिपेंडेंट कर पा रही है। इस एपिसोड में हमने समझा है कि एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में महिला होने पर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कैसे आप मशरूम फार्मिंग जीरो से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल तक। हमने मार्केटिंग और मशरूम बिजनेस पर ज़्यादा फोकस किया है, ताकि इस किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केटिंग को हम एड्रेस कर सकें। काफ़ी इंस्पायरिंग एपिसोड है, अनु मैम के जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और आप मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एक छोटे कमरे से, तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। अनु मैम के जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आगे किस प्रकार का एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं। इस छोटे जेस्चर से YouTube हमारे वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकें। प्रेजेंटिंग टू यू मिसेस अनु कनावत, ओनली ऑन एग्री टॉक। अनु मैम, स्वागत है आपका एग्री टॉक पे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल आउटफिट में आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडियो में आई हूँ मैं, और इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं पर फंड की कमी है, या बहुत सोचते हैं कि हम बिज़नेस कैसे करें। तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। नहीं मैम, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे बहुत सारे चीज़ सीखने को मिले। सबसे पहले आपके कई सारे स्ट्रगल्स रहे हैं स्टार्टिंग डे में, और आज आप एक फेयरली सक्सेसफुल ऑयस्टर मशरूम बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ कम कैपिटल में आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया था। इनिशियल बिजनेस का नाम लेते ही लोगों को लगता था कि करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। कितने तो से मैंने स्टार्ट किया था आपने बिजनेस? मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। 5,000 रुपए जी से? बिल्कुल। वैसे लोगों को ऐसा फेक लगता है ये कि हम 5,000 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपने ऑयस्टर मशरूम का जो कल्टीवेशन देखा होगा, 10 बाई 15 के रूम के अंदर,
या एक टेबल के नीचे भी आप ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। और उसका जो सीड आता है 110 रुपये किलो आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। और उस सीड को आप पॉलीथीन में कवर करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मैं जब एक बार स्टूडेंट को लेकर वहाँ गई थी, जब मैं पढ़ा रही थी यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो स्टूडेंट को लेकर मुझे हिमाचल जाना था DMR सोलन के अंदर मशरूम की ट्रेनिंग के लिए। तब मैंने वहाँ समझा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी मशरूम है जो 17 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्शन करती है, पर बहुत सारी ऐसी मशरूम है जो 25 से लेकर 35 तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो राजस्थान का टेम्परेचर 25 से 35 रहता है और ह्यूमिडिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो मेरा गांव है वो चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, तो ह्यूमिडिटी वैसे भी वहाँ रहती है। तो मैंने दिमाग लगाया कि वहाँ अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हो सकता है कि ये डेवलप हो जाए। और एक्सपेरिमेंट था मेरा, बट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही सक्सेस हो गया। और मतलब 5,000 भी पूरे नहीं लगाए थे, मतलब मैं लेबर कॉस्ट भी गिन रही हूँ उसके अंदर। अच्छा। मैंने 2,000 का सीड वगैरह सब कुछ लिया, गाँव गई और एक रूम में स्टार्ट किया और वो प्रोडक्शन आ गया। तो जब प्रोडक्शन आया तो मेरे को लगा कि यहाँ की महिलाएं भी ये खेती कर सकती है आराम से। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को कहीं बाहर नहीं जाना। आप जो रूम है अंदर, रूम के अंदर ही आप खेती कर सकते हैं और कहीं बाहर नहीं जाना। और इसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। जैसे आपने एक दिन के अंदर 3 बार इसमें पानी का स्प्रे कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कोई काम नहीं है आपका। और 35 डेज़ के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसकी जो प्रोडक्शन होता है, अगर कोई घर पे भी, जैसे आप आजकल जो ट्रेडिशन कल्चर चल रहा है कि आप खेत के ऊपर अपना सब्जियां उगा के खाओ छत पे। तो वैसे ही छत के ऊपर आप सब्जियां उगा सकते हो, वैसे ही आप घर के अंदर मशरूम उगा के खा सकते हो। और मशरूम खाने के जो फ़ायदे थे वो बहुत ही मतलब ऐसे थे कि मिरेकल जैसे फ़ायदे मैंने वहाँ स्टडी किए और कुछ रिसर्च पेपर भी पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताती हूँ जो कि कैंसर से रिलेटेड है। मशरूम के अंदर एक सेलेनियम एक तत्व होता है, उसकी वजह से कैंसर आपको नहीं होगा। अगर आप डेली मशरूम कंज्यूम करते हैं या एक दिन छोड़ के भी एक दिन करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हरियाणा और इस साइड में जो कैंसर ट्रेन आती है, अगर वो लोग मशरूम खाना स्टार्ट कर दे, जो कि हरियाणा में तो मशरूम होता भी है बट लोगों को नॉलेज नहीं है कि मशरूम में इतना पावर है। ये भी एक मेडिसिन को हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चरक संहिता के अंदर मेडिसिन के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप मशरूम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा प्रोटीन है इसके अंदर, और विटामिन डी जो है वो किसी भी वेजिटेबल के अंदर नहीं होता नेचुरली, मगर मशरूम अपनी बॉडी के अंदर जब हम धूप में इसको रखते हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें विटामिन डी होता है। बी जो सीरीज़ है B12, आज आपने देखा होगा हर घर के अंदर किसी भी बच्चे का, बड़े का आप टेस्ट करवाइए, B12 का कुछ ना कुछ कमी उसको मिलेगी। B12 और D3। तो दोनों ही चीज़ें मशरूम में होती है। अगर आप रेगुलर 10 ग्राम पाउडर खाते हैं ऑयस्टर मशरूम का, ऑयस्टर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऑयस्टर को हम धूप में सुखाते हैं और बटन को हम धूप में ज़्यादा सुखाते नहीं, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है और उसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती है उसको सुखाने के लिए। पर ऑयस्टर मशरूम ऐसी है कि आपने उगाया और उसको तोड़ के सुखाया और आपने घर पे लाके यूज़ कर लिया, तो आपकी बी की जितनी सीरीज है, B6 है, B12 है, B5 है, वो सारा आप में कंप्लीट होगा। और विदिन 6 और 7 डेज़ में आप टेस्ट भी करवा सकते हैं कि वास्तव में ये इफ़ेक्टिव है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है प्रोटीन, जो कि डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है। या तो मिल्क या सोया मिल्क जो होता है उसके अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है, उसके अलावा किसी में भी इतनी डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं होती जो 90% इसमें होती है। तो अगर आप प्रोटीन कंटेंट के लिए भी इसको यूज़ लेंगे तो भी बहुत ही बेस्ट ये एक प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि ये महिलाओं के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो इतनी बीमारियां जो B12 और डी की जो हो रही है वो अधिकतर महिलाओं में हो रही है। और तो उनके लिए वैसे हेल्थ के हिसाब से बेटर है और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है। इसीलिए मैंने इसका चूज किया और बिजनेस करना स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ मैम इस एपिसोड के उद्देश्य से 2 चीज़। सबसे पहले राजस्थान या बिहार या उत्तराखंड के गांव में कोई बैठी यंगस्टर या कोई बैठा लड़का ये एपिसोड देख रहा है, उसको एक मौका दिखे कि कैसे शायद वो अपने कमरे से ऑयस्टर मशरूम की खेती स्टार्ट कर सकता है। एंड स्पेशली जो फीमेल्स हैं, यंग लड़कियां हैं हमारे देश में, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है आपका। आप कहे कि आज 5,000 रुपये से आप स्टार्ट किए एंड आज ऑफ कैमरा में आपसे बात कर रहा था 1 करोड़ तक का आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है।
ये लोग सपना भी शायद नहीं देख पाते हैं, राइट? 5,000 जब आपने पहले डाला, वो कैसे स्टार्ट किया मशरूम? उसमें क्या क्या मतलब उस समय किया, कैसे मशरूम खरीदा, कितना कमाए? वो थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल 5,000 तो सब लोग खर्च कर सकते जी। हैं। देखिए, मशरूम हो या कोई भी बिजनेस हो, हमें पहले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा चाहिए, क्योंकि अब इंडिया में बहुत पैसा है। क्योंकि आपने अभी सुना होगा जैसे स्टार्टअप है, तो मोदी जी भी और जो भी अपने अपना जो इंडिया है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। स्टार्टअप के लिए भी काफ़ी फंड है। पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हम बिज़नेस क्या करना चाहते हैं। तो जैसे मेरे को आइडिया मिला कि मुझे ऑयस्टर मशरूम मशरूम का करना करना है। है, तो मैंने एक छोटा सा कमरा लिया मेरे गाँव के अंदर और वहीं मैंने मशरूम स्टार्ट किया। तो मैं जॉब करती थी, तो मेरी सैलरी काफ़ी ठीक थी उस टाइम पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने 5,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट किए और एक लड़का रखा, क्योंकि जब मैं जयपुर जैसी सिटी में रहती थी तो वहाँ पर भी मैं अपना जॉब बंद करके वो काम नहीं कर पाती। जॉब बंद कर देती तो शायद मुझे वहाँ रुकना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि डेली का खर्चा ही 2-3 हज़ार रुपये तो आते ही है, उस टाइम पे भी आता था। तो फिर मैंने वो छोटा सा काम किया और एक लड़के को रखा और वहाँ पर मैं देख रेख करने के लिए जाती थी। मेरा गांव 200 किलोमीटर पड़ता है जयपुर से, तो मैं 200 किलोमीटर जाती थी हर सैटरडे संडे। तो अब एक था कि अच्छी तरीके से मैंने रिसर्च किया था, और मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रही थी पहले वहाँ भी एक्सपेरिमेंट किया। मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन लिखी कि आपको अगर मशरूम का एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो सीखते हैं, तो वहाँ भी स्टार्ट किया। वो सक्सेसफुल हुआ, फिर मैंने गाँव में स्टार्ट किया, फिर वो सक्सेसफुल हुआ। देखिए, अगर आपके 5,000 पास रुपए उस समय 5,000 वो रुपये 5,000 रुपए का कैसे ब्रेकअप होता है? मतलब वो कैसे खर्चा किया आप? देखिए, जो स्टार्ट आप करते हैं किसी बिज़नेस में कोई प्रॉफ़िट नहीं होता। 5,000 आपको सिर्फ़ लर्निंग का खर्चा है वो। आप ये कहें कि 5,000 में आपको फ़ायदा हो गया तो नहीं हुआ। क्योंकि 5,000 में मेरा जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज था वो भी पूरा नहीं आया, और जो सेल भी उस टाइम पे, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम कोई खाना ही पसंद नहीं करता था जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में। 2020 से लेकर अब तक 5 सालों के अंदर मैंने इतना वो कर दिया है राजस्थान के अंदर, और जो भी लोग देख रहे हैं वो मशरूम खा रहे हैं। एक बार जब भी कोई होटल में जाता है तो उसके दिमाग में आता है कि एक बार मैं मशरूम की डिश ट्राई कर लेता हूँ। तो 5,000 से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन आया। फिर उसका जो ऑयस्टर मशरूम था, हमने गाँव में पूरे लोगों को बताया कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट आप यकीन मानिए किसी ने नहीं खाया, क्योंकि उनको लगता था कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो एक अलग ही डिफरेंट है, और इसको खाने से बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि मशरूम एलर्जेटिक है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी मशरूम से होती है, जैसे दूध से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, मेरे को दाल से भी एलर्जी है। तो इस तरीके से, पर हमने अब तक जितने लोगों को मशरूम दी है, अब तक कोई भी एलर्जी का केस हमारे पास आया नहीं है। बहुत ही कम चांस में 1% लोग ऐसे हो सकते हैं। तो फिर हमने लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट किया कि भाई एलर्जी नहीं होती है। तो हमने फिर सोचा कि इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। ये तो मुझे पता था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, बट फ्रेश उसको कोई खा नहीं रहा था। और बटन मशरूम मैं कर सकती थी, बटन मशरूम भी मैंने किया, बट बटन मशरूम का ऐसा था कि बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि महिलाओं को मुझे रोजगार देना था। और क्यों नहीं कर पाए बिजनेस बटन मशरूम का? बटन मशरूम में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इनिशियल आपको 2 एसी चाहिए, क्योंकि 17 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चाहिए, और राजस्थान का 17 जाता भी नहीं है टेम्परेचर, बहुत कम चांसेस में होता है। तो सर्दियों में हम कर पाते हैं। सर्दियों के अलावा फिर जो बाकी 3 जो सीज़न रहे अपने, तो उसमें अगर अपन मशरूम नहीं कर पाएंगे तो काम बंद हो जाएगा अपना। इसीलिए मैंने ऑयस्टर पे ज़्यादा फोकस किया। ऑयस्टर में उतना ठंडा नहीं चाहिए होता है। उतना, हाँ, 25 से 30 तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 25 से 30 के, इसलिए मैंने ऑयस्टर पे फोकस किया। और ऑयस्टर में खर्चा बहुत कम है, मतलब आपको ना तो स्ट्रक्चर डेवलप करना है। हैंगिंग मेथड से मैंने स्टार्ट किया था, ऐसे रस्सियाँ बांध दी आपने, और रस्सियाँ बांध के उसमें पॉलीथीन लगा देते हैं, तो बहुत ही कम खर्चे में स्टार्ट हो जाता है। इवन जो लोग बकरी पालन करते हैं, बकरियों का शेड है, उसको भी आप साफ करके उसमें भी मशरूम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये जो टेक्निक थी मैंने जब राजस्थान में की और सक्सेस भी हुए, तो मुझे इसी पे फोकस करना था। तो फिर मैंने इसका दूसरा तरीका निकाला कि इसको हम पाउडर बनाते हैं और पाउडर बना के लोगों को देते हैं। तो पाउडर जब मैंने बनाया और जब रिसर्च पढ़ा मैंने, तो जब धूप में हम इसको रखते हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पाउडर भी पावरफुल हो जाता है। तो लोगों को जब मैंने पाउडर देना स्टार्ट किया बिना बोले कि ये मशरूम का पाउडर है, आपको इसको खाना है और यूज़ करना है कि कैसा रहता है। तो लोगों के जैसे कमजोरी थी, जिसको शुगर था, बहुत शुगर वाले पेशेंट को बहुत कमजोरी आ जाती है, मतलब वो चल फिर नहीं पाता, थकान होती है।
तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर मिले। तो फिर उन लोगों को भरोसा हुआ कि वास्तव में जो मशरूम है, फिर मैंने उनको बताया कि ये पाउडर वही है जो आप खा रहे थे, पहले मशरूम आपने नहीं खाया। तो इस तरीके से अब लोग इसको समझने लगे और पाउडर यूज़ करने लगे। तो अब हम महिलाओं को यही ट्रेनिंग देते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं और उनसे परचेज करते हैं, पाउडर बनाते हैं और सेल करते हैं। अभी जैसे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर दिल्ली हो गया, जैसे बेंगलोर हो गया, इस साइड में ऑयस्टर मशरूम को बहुत पसंद किया जाता है कि लोगों को पता चलने लग गया कि ऑयस्टर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आप एक अंडे से भी बेटर है, अंडा जो होता है, एग जो हम खाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर है ये, तो लोग खाने लग गए हैं। बट अभी भी गाँवों के अंदर पाउडर ही यूज़ कर रहे हैं, उनको अभी भी बनाना मशरूम को किस तरीके से कुक किया जाता है वो चीज़ें नहीं आती है। तो अभी हम चैनल के माध्यम से थोड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो पाउडर स्टार्ट किया तो फिर मुझे समझ में आया जब बिकने लगा पाउडर कि इसके लिए मशीनरी भी चाहिए। पहले हमने छोटे चक्की ली थी मैंने, एक छोटी सी 4-5 हज़ार की, फिर उसके बाद तो उसमें हमने पिसाई स्टार्ट की। फिर इसके अंदर जब मुझे धीरे-धीरे पता चला कि फ्लेवर्स भी इसमें यूज़ होंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो बिज़नेस आपको खुद बताता है कि आपको आगे क्या करना स्टेप होता है। बाय स्टेप क्या स्टेप क्या बाय स्टेप जाना है। लेकिन आपने जब स्टार्ट किया आपका 100 स्क्वायर फीट था आपका रूम, कितना बड़ा रूम हाँ, था? 10 बाई 10 का। 100 स्क्वायर फीट था। हुँ। तब उसमें 5,000 रुपये मैंने डाला और उस समय मेरा ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कितना आता है इतने छोटे रूम से? देखिए, एक जो पॉलीथीन बैग होता है ऑयस्टर मशरूम का, वो लगभग 2 से 3 किलो का अपन भूसा भरते हैं उसके हाँ, जो अंदर। खाद हाँ, कोकोपीट और उसके जैसा है। अंदर 2 किलो ही फ्रेश निकलता है। हुँ, अगर 3 किलो भूसा भर रहे हैं तो लगभग 2 किलो के बराबर फ्रेश मशरूम उसमें निकल जाता है। जितना भूसा भरेंगे उतना ही उसमें फ्रेश मशरूम निकलता है, ये एक अंदाज़ा होता है। हुँ, तो एक पॉलीथीन बैग से आप लगभग 40 रुपए कमा सकते हैं, ठीक एक है। पॉलीथीन बैग से। हुँ, तो कितने दिन में? 45 डेज़ में। अच्छा, एक साइकिल 45 दिन का होता 45 है। दिन की होता है। उसके अंदर आप वो निकाल लीजिए, फिर वापस से दूसरा रूटीन स्टार्ट कर दीजिए, या 2-3 रूम है आपके पास, तो 2-3 रूम को कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे आपने 100-100 बैग लगा दिए, तो 45 दिन में वो क्रॉप स्टार्ट होने लग जाती है। तो फिर 45 दिन में आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, ऐसे करके साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पूरे साल। पूरे साल भर। और एक 10 बाय 10 के रूम में कितने बैग आ सकते हैं? 10 बाई 10 के रूम में लगभग 150 बैग के लगभग आ जाते हैं, 150 से 200 बैग के लगभग। अच्छा, हाँ, जितना अपन स्पेस कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा रखती हूँ। लोग चाहें तो उसको कम भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसकी हाइट होनी चाहिए, लगभग 13 फीट हाइट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसी गैसेज़ होती हैं, जिनको पास होना बहुत ज़रूरी होता है ऊपर से, तो हाइट हम उसकी रखते हैं। अब ऐसे तो नॉर्मली हो जाता है, बट अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर करना चाहते हैं, तो फिर उसकी हाइट भी मेजरमेंट होती है कि हाइट कितनी रखनी है, क्या है। रूम तो की हाइट। रूम की हाइट तो अभी तो इनिशियल आप कहीं भी छोटे से रूम में जितना जैसा रूम है वैसा कर सकते हैं। सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सीखने के लिए आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 1,000 के अंदर 10 केजी बीज आ जाएगा। और जो गाँव के जो लोग हैं, तो गाँव के अंदर तो भूसा फ्री में मिल जाता है, उनके खुद के खेतों में होता है। तो भूसा ले लिया आपने, उसको उबाला और वो बीज मिक्स किया। ऑर्गेनिक मेथड से अगर आप करेंगे, तो उसमें केमिकल भी नहीं चाहिए आपको। उबाल के आधे घंटे तक आपने उबाला, उसमें सीड डाला और उगाया और उग जाएगा वो। ये भूसा में क्या-क्या होता है अलग-अलग? गेहूँ का भूसा, और कुछ नहीं लेना अच्छा, आपको। ऑयस्टर मशरूम में कुछ डालना ही नहीं है। गेहूँ का भूसा लिया, हाँ, उसको उबाल दिया, उबाल दिया आधा घंटा आधे तक। घंटे। आधे घंटे उबालने के बाद उसको ठंडा किया, और उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। पानी आपने उसको निचोड़ के देखा, तो पानी अगर नहीं निकल रहा है, तो उस टाइम पे आप परफेक्ट वो होता है उसका। और उसी टाइम पे आपको सीड डालना होता है ठंडा करके। सीड डाल के आपने पॉलीथीन बैग में डालना है। पॉलीथीन बैग में डाल के फिर उसमें छेद करने होते हैं। तो मेरे चैनल पे भी पूरा वीडियो हमने बना के रखा हुआ है। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लगभग 4-5 घंटे का वीडियो है वो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग देख सकते हैं उसको, और सीख भी सकते हैं। तो उसको कल्टीवेट करके, बट इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, हर बिजनेस के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, मार्केट। लोग क्या करते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और उनको मार्केट का पता नहीं होता है। यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे ही मशरूम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं मेरे पास, जो कि फ्रॉड चीज़ों में भी फंस गए। जैसे कि यूट्यूब पे दिखाते हैं कि आप करोड़पति बन गए, और आप जो बच्चे होते हैं इनिशियल यंग एज के, उनको लगता है कि बिज़नेस बहुत ईज़ी होता है। बिज़नेस बहुत ही टफ़ होता है, बहुत काम करना पड़ता है, जॉब से ज़्यादा काम करना पड़ता है। जॉब आपका सिक्योर है,
9 से 5 जाओ आप, आराम से एक दिन आपकी सैलरी आएगी, आप मज़े करो। मगर बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्शन भी हैंडल करना है, मार्केट भी करना है, स्टाफ भी करना है, और अगर सेल नहीं हुआ तो वो लॉस भी आपको ही उठाना है, और कोई आने वाला नहीं है। तो जब मैंने बिजनेस स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया तो लगा कि इसमें स्ट्रगल भी काफ़ी है। मतलब जब आपका मार्केट नहीं मिलता तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि अब सब खत्म हो गया, और एक दिन फिर स्टार्ट होता है कि नहीं, इसको अलग तरीके से स्टार्ट करें, अलग डिफरेंट वे में हम बनाएं। जैसे आपने देखा होगा, एक चाय 5 रुपए की बिकती है और एक चाय 100 रुपए की भी बिक रही है, जो बहुत सारे ब्रांड है। तो ऐसे ही अपना अपना एक टेक्निक होता है बिजनेस के अंदर, कि आप उसमें क्वालिटी कितनी दे पा रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, और आप उसको किस रेट में बेच रहे हैं। अगर आप ऑयस्टर मशरूम सेल करके फ्रेश मशरूम सेल करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट आप उसको प्रोडक्ट बना के अगर सेल करेंगे तो एक तो ऑल इंडिया में पहुंचा पाएंगे, क्योंकि फ्रेश मशरूम की जो लाइफ है बहुत ही कम होती है। उसको पेरिस लगभग 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो अगर आपने ड्राई कर लिया उसको तो 1 साल का प्रिजर्व वो रहेगा, और आप उसको कहीं भी ऑल इंडिया में सेल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी अमेज़न पे स्टार्ट कर दिया, और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम दे रहे हैं। क्या बात तो है। इसी तरीके से आप भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ पे हम नहीं रह सकते कि केवल फ्रेश ही देंगे। मार्केट तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट देखना पड़ेगा। और हमारा जो स्टार्टअप था, उसके बाद हमने, जब हम मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, शुरू में मैंने 10-20 हज़ार रुपये लगाए, फिर 30 हज़ार लगाए, फिर 40 हज़ार रुपये लगाए। आपने बोला 150 बैग आप डाल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मार्केट ज़रूरी है, आप सबको कह रहे हैं। बिल्कुल। उस समय आप मार्केट कैसे कर रहे थे? लगभग आपका पर बैग, आपने कितना 150 बैग बोला, पर बैग प्रोडक्शन कितना होगा? 2 किलो के लगभग हाँ, पर तो बैग लगभग रहता है। 300 केजी आपका आ 300 रहा है केजी आ जाएगा। 45 दिन में। तो उसका 10% ही बचता है ड्राई करने के बाद। हाँ। पहले हमने ट्राई किया कि उसको फ्रेश सेल करें, बट जैसा कि मैं आपको बताया कि मेरा जो गाँव है, जयपुर से 200 200 किलोमीटर मिनट है, बचेगा ही नहीं तो वो। वहाँ तो जा ही नहीं सकता, और इतने कम प्रोडक्शन को लेके वहाँ नहीं जा सकते हैं। इतने कम प्रोडक्शन को लेके जाएंगे तो ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट ही नहीं बचेगा। तो मैंने गाँव में ही लोगों को खिलाने की कोशिश की, पर नहीं खाया उसको। तो उस टाइम आप ये मान के चलिए कि मैं फेल थी। मतलब प्रोडक्शन में मैं पास हो गई, मार्केट में फेल हो मार्केट गए। में फेल हो गई। तो उस टाइम फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसको पाउडर बना के सेल किया जाए। तो उसके बाद 5,000 के बाद मैंने, जब कोविड आया था, तब वो तो मैंने ऐसे ही पाउच बना बना के लोगों को सेल कर दिया क्या था। रेट पे बेचे थे आप? उस टाइम जब मैंने 5,000 का जब स्टार्ट किया था तो फ्री में ही दिया था मैंने, अच्छा। किसी से पैसे नहीं लिए थे। और सिर्फ ये देखने के लिए कि इसके रिजल्ट्स है या नहीं है। मार्केट स्टडी हो गया हाँ, आपका। मार्केट स्टडी किया। फिर उसके बाद जब मैंने कोविड आया था तो लगभग मैंने 1,000 बैग लगाए थे, 1,000 बैग उसी गांव के अंदर ही लगाए थे। और कोविड आया तो उस टाइम बिल्कुल बंद हो गया था, सब कुछ क्लोज हो गया था। तो फिर वो पहले जब मैंने सुखाया था तो मेरे को ये तो आइडिया था कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सुखा दूंगी इसको। तो सुखाने के बाद फिर जब कोविड के टाइम पे ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हायर लेवल पे गया। अच्छा। उसका कारण था कि एक तो मेरे घर पे सारे लोग कोविड के अंदर थे, मतलब सभी को कोविड था। मेरे दादा दादी भी थे, उनको भी कोविड था। मैं एक अकेली थी जिसको नहीं था, तो मैं ही उनकी टेक केयर कर रही थी। और फिर उनका जो पाउडर बना मेरा, उस टाइम पे पाउडर भी बनाया मैंने, और उस पाउडर को फिर से मैंने पाउच बना बना के उन लोगों को दिया जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, और बहुत ऐसी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनकी हालत ख़राब थी। उनको दिया तो उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। तब जाके फिर लोगों ने गाँव में ही पाउडर परचेज़ करना स्टार्ट किया। अच्छा, गाँव के अंदर? गाँव के अंदर ही, कि अमलदा में? हाँ, अमलदा के अंदर ही। अभी जैसे आप पूछ रहे हो कितना टर्नओवर है, पर आप मुझे 3 साल पहले या 3 साल पहले भी पूछते तो मेरा कोई टर्नओवर नहीं था। ऐसा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा था, कि मेरा जो बिज़नेस था उसमें एक लड़का रखा हुआ था, उसका काम चल रहा था, मेरा काम चल रहा था घर का, और जो प्रोडक्शन आ रहा था उसको ले रही थी। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब हम छोटे स्तर से बिज़नेस करते हैं तो शांति रखनी पड़ती है। मतलब पेशेंस और पेशेंस सीखना पड़ता है सीखना ग्राउंड लेवल। पड़ता है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर पेशेंस की कोई बात ही नहीं। पैसे हैं तो आप आराम से मार्केट कर सकते हैं, मार्केट के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, होल्डिंग लगा सकते हैं, ऐड दे सकते हैं। पर उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो फिर मैंने जो टारगेट किया था मार्केट, वो ये किया था कि जहाँ जहाँ फेयर्स लग रहे थे वहाँ मैंने अपनी स्टॉल्स लगाना स्टार्ट किया, स्टॉल के थ्रू बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि डेली का इनकम तो ज़रूरी होता है। तो स्टॉल के थ्रू हमारा इनकम जनरेट हुआ। फिर इसी स्टॉल से हमें पता चला कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। फिर जैसे जैसे मैं मशरूम की रिसर्च करने लगी, तब मुझे पता लगा कि दुनिया के अंदर मेडिसिनल मशरूम इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग मशरूम हैं
कि आप इनकी डिफरेंट तरीके की मेडिसिन बना सकते हो। फिर जब हमने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया तो हम क्लेम नहीं कर पा रहे थे कि ये मेडिसिन है। जैसे कि एक गैनोडर्मा मशरूम होती है, वो माइंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप 3-4 दिन लेंगे उसको तो बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। तो अब उसको हम कैसे मेडिसिन में प्रूफ करें? क्या रिसर्च क्या है? क्योंकि अभी भी आप जो भी बोल रहे हैं वो आपका लर्निंग है, हाँ कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ कराना हाँ, होता होगा। सर्टिफिकेट के लिए हमने फिर आयुर्वेदा लाइसेंस लिया, जो मुझे लगता है कि राजस्थान का पहला लाइसेंस था। हम जब लाइसेंस लेने गए आयुर्वेदा के अंदर तो उन्होंने बोला कि आयुर्वेदा में मशरूम पे तो लाइसेंस मिलता ही नहीं है। फिर मैंने उनको चरक संहिता में लिखा हुआ बताया। आयुर्वेदा वाले क्या करते हैं, चरक संहिता और 2-3 बुक है इनकी रस शास्त्र, उसमें लिखा हुआ ही उसी को लाइसेंस दिया जाता है। अगर अच्छा। उसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे अश्वगंधा लिखी हुई है कि अश्वगंधा मेडिसिन है, तो उसको लाइसेंस अप्रूव कर देंगे। तो मैंने भी उनको बताया कि मशरूम भी एक मेडिसिन है। तो हमने राजस्थान का पहला आयुर्वेदा लाइसेंस लिया। फूड सेफ्टी लाइसेंस पहले था मेरे पास, फिर आयुर्वेदा लिया। फिर जब आयुर्वेदा लाइसेंस लिया तब हमारे को लर्निंग मिली कि डॉक्टर से सर्टिफाइड करवाने होते हैं इनको, कि आपने 100 सैंपल दिए, 100 सैंपल्स में से आपको पता चला कि 70 लोगों को फ़ायदा हुआ। तो एक रिसर्च भी हमने हमारे हैंड पे की। और फिर अब जब लाइसेंस ले लिया तो अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, अब ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो स्ट्रगल शुरू से है इसके अंदर, बिजनेस के अंदर। और जो मैंने तो ऐसा बिजनेस लिया कि जो लोग जानते ही नहीं थे। करेक्ट। जैसे आप दूध गाय भैंस करते हैं तो वो ठीक है, सब जानते हैं दूध पीना होता है, ले लिया। पर मेरा ऐसा प्रोडक्ट था जिसको समझाना लोगों को, और स्पेशल मैंने ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए लिया ताकि महिलाएं इसको समझे, वो खाने के लिए भी उनके लिए बेटर है, और दूसरी बात हेल्थ तो अच्छी रहेगी और रोजगार भी मिलेगा। मैं एक्शनेबल्स देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको छोटे से स्टार्ट करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल है तो ठीक है, मार्केटिंग में आप पैसा की तरफ खर्च करो। दूसरा कि मार्केट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बोला कि यदि मैं केवल 300 kg मशरूम प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो शहर तक पहुँचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है मुश्किल वो। हो जाता है। तो मुझे वो कैसे बेचना है, किस फॉर्म में बेचना है, शायद अगर आप उससे बिना ड्राई किए बेचते तो मार्केट होता ही नहीं। ये मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो ये जो मशरूम के बीज होते हैं, स्पॉन बोलते हैं शायद उसको ना, वो स्पॉन वो सब कहाँ से मिलते हैं? ऑयस्टर मशरूम में इसके भी कुछ वैरायटी होते हैं, कुछ ध्यान में रखना होता है? हाँ, ऑयस्टर मशरूम के बहुत, वैसे तो दुनिया में 50 तरीके की मशरूम होती है, जिसमें से हम 10 तरीके की मशरूम मेडिसिन में यूज़ लेते हैं। तो जैसे ऑयस्टर मशरूम हो गया, गैनोडर्मा हो गया। ऑयस्टर के अंदर भी बहुत सारी अलग 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 वेराइटी वैरायटी है। होती है, जैसे पिंक ऑयस्टर, येलो ऑयस्टर और किंग ऑयस्टर। ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। तो आप इनका कौन सा करते हैं? हम फ्लोरिडा करके होता है, वाइट ऑयस्टर अच्छा। बोलते हैं, वो करते हैं। सर्दियों में आप पिंक ऑयस्टर भी कर सकते हैं, ब्लू ऑयस्टर भी कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर अगर लो चला जाता है तो हम कलरफुल मशरूम करते हैं, पिंक, और वो उसमें टेम्परेचर लो में होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो फिर हम इसमें फ्लोरिडा में चले जाते हैं, वाइट मशरूम में। तो ऐसा करके हम पूरा साल भर मैनेज कर लेते हैं। और एक महीना मतलब लास्ट में जो मई और जून, वो हम खाली भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा जो फार्म होता है उसको वापस से सेटअप करने में भी टाइम लग जाता है उसका। तो 2 महीना खाली भी छोड़ना चाहिए उसको, ताकि वो बेटर वापस से आप रीस्टार्ट अच्छे से कर पाओ। स्टार्ट कब करते हैं साल में? जैसे मई जून आपने बोला, तो प्लांटेशन में कभी भी कर सकता हूँ। कभी भी कर सकते हैं, बट जुलाई अगस्त से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। जो नए इनिशियल सीख रहे हैं लोग, वो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता लो है, हो जाता तो है। उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तो हम तो फार्मर्स के टेम्परेचर मीटर भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस टाइम पे ये टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हो जाएगा। 3 टाइम हम पानी छिड़काव बोलते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई, मतलब ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन करना बहुत आसान है। पहले आपको मार्केट स्टडी करनी है कि आपको सेल कहाँ करना है। अगर आप किसी के सिटी के पास है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, क्योंकि सिटी में सब अवेयर है और इसको फ्रेश भी ले लेंगे। पर अगर आप सिटी से बाहर है, आउटसाइड है, तो आपको ऐसी मशरूम देखनी पड़ेगी जिसको आप पाउडर बना के बाहर आप सेल कर पाएँ। या फिर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो पहले मेरे हिसाब से ये कोई नहीं बताता है। आपने कितने भी वीडियोस देखे होंगे, सब लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्शन करना या बिजनेस करना बहुत ही ये है वो है, पर मार्केट करना बहुत टफ है। आप पहले मार्केट की स्टडी करें। किसी भी बिजनेस, आपको चाय भी बनानी है, आपको थड़ी भी खोलनी है चाय की,
तो अभी आपको आसपास ये देखना पड़ेगा कि डेली कितने कस्टमर मेरे यहाँ पर चाय पी सकते हैं बिल्कुल सही और बात। इनका पॉकेट कितना है, पैसा कितना दे पाएंगे। तो उस हिसाब से अभी बहुत सारे लोग जैसे डेली हमारे पास 100 कॉल आते हैं, 100 से ज़्यादा आते हैं सिर्फ सीखने के लिए। उनको ये भी नहीं पता होता है कि मशरूम ज़मीन पे होती है या आसमान में होती है। वो बोलते हैं हमारे खेत पड़े हैं, हमारे को मशरूम करनी है, मतलब नॉलेज ही नहीं है पर उनको मशरूम करनी है। दूसरा, जब मैं उनको पूछती हूँ कि सेल कहाँ करोगे, तो बोलेंगे सेल तो कर लेंगे हम, हमें करनी है। बहुत सारे ऐसे लोगों का भी कॉल आता है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए बटन मशरूम में और उनके फार्म बंद हो गए क्योंकि उनको मार्केट पता ही नहीं था और उन्होंने इतना बड़ा पैसा खर्च किया। अब जब आपने इतना सेटअप किया है तो कम से कम भी आपके एक जो मशरूम, एक जो रूम है, लगभग 1000-2000 किलो आपका डेली का आराम से। निकलेगा। 1000-2000 किलो की खपत कहाँ है, आपने पता ही नहीं किया और आपने मशरूम कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे कॉल भी आते हैं। 1-2 कंपनियां भी ऐसी फ्रॉड थी, मैं फ्रॉड के लिए बताना चाहूँगी क्योंकि हमारे जो इंडिया है या तो भोला है या फिर कभी-कभी आदमी लालच में पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि मशरूम आप करो, हम सीड देंगे आपको और हम परचेज कर लेंगे। मतलब उनको मार्केट नहीं करना, जिसको प्रोडक्शन करना है। तो हम किसान इसीलिए पीछे हैं कि हम मार्केट करना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे से तो कोई खरीद ले। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी महिलाओं का या बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। वो कहते हैं कि भाई हम कर देते हैं, आप खरीद लो। तो हम कितना खरीदेंगे, कितने लोगों का खरीदेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया कि आप उगाओ, हम खरीद लेंगे, और वो खरीद नहीं पाए, वहाँ से चले गए या फिर उन्होंने सीड दिया और चले गए। तो बहुत सारे फ्रॉड में भी फंस गए। तो बिजनेस करने के लिए पहला आप मार्केट देखो, आपको फ्रॉड कभी नहीं होगा। बस आपको प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्शन तो बहुत ईजी है, प्रोडक्शन करना बहुत ही आसान है। लगभग 10 से 15 दिन भी आप अगर ट्रेनिंग ले लेते हो तो आराम से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। हर खेती के लिए मैं तो यही बोलती हूँ, जैसे गेहूं बोने वाले के पास इतना पैसा नहीं है जितना आटे बेचने वाले के पास है मैदा बेचने वाले के उससे भी ज़्यादा है। तो आप प्रोसेसिंग में जब तक नहीं जाओगे, जब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा ये वैलिड पॉइंट है। आज ज़्यादातर किसान को लगता है कि मार्केटिंग उनका काम नहीं है। ज़्यादातर किसान को लगता है मेरा काम उगाना है, आके मेरा कोई खरीद ले, मेरा खरीद ले। मेजर फोकस यही होना चाहिए। एंड जैसे कि आपने कहा कि बटन मशरूम मानो मेरा 300 केजी आ रहा है, तो वो 300 केजी से मेरा कोई बायर मेरे पास आएगा भी नहीं। बिल्कुल। आपने कब डिसाइड, मतलब जब ये आपने पाउडर का स्टार्ट किया, वो उसके बाद आपको इमीडिएटली रेवेन्यू आने लगा? हाँ, पाउडर का जब स्टार्ट किया तब हमारे को रेवेन्यू आने लग गया था। बट ऐसा था कि हाँ, एक दिन आता, दूसरे दिन नहीं आता, वो था। फिर बाद में हमने समझ में आया कि हमारे जो कस्टमर है उन तक हम पहुंच ही नहीं रहे थे। कैसे पहुंचे? तो फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया या जगह जगह हम कैंपेन करने लगे। तब जाके फिर हमारा जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ हुआ। अभी भी हम यही कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस का यही रहता है कि आप कंटिन्यू आप काम करते रहो और नई चीज़ें लॉन्च करते रहो। जैसे हमने अभी हमारे पास 21 प्रोडक्ट है मशरूम के। वाह। तो अभी हम कॉफ़ी भी बना रहे हैं। तो अभी इसके अलावा हम टी भी इसमें बना रहे हैं। मानो कि मैम ठीक है, मैं मार्केट का मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे कोई बायर मिल गया है, चाहे आप हो या आपके जैसे कोई बायर्स हैं, वो मेरे से माल खरीद रहे हैं। अगर मैं वो 10 बाय 10 कमरा में स्टार्ट करूँ 5,000 रुपये डाल के, तो मेरा टोटल अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है उस छोटे कमरे से? देखिए 10 बाय 10 के रूम के अंदर आप लगभग 20 किलो तक स्पोन ले सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ही एक इनिशियल स्टार्टअप करना था मेरे को, इसलिए मैंने 5,000 रुपये डाले। मैंने लगभग 10 किलो स्पोन डाले थे। तो 20 से 30 किलो आप स्पोन ले सकते हैं। तो 30 किलो स्पोन के अंदर 1 किलो स्पोन के अंदर 10 किलो स्ट्रो लगता है, गेहूं का भूसा लगता है। तो 30 किलो के अंदर कितना हुआ? 30 किलो के अंदर टोटल हो गया आपका 300 किलो। अब 300 किलो के अंदर जो प्रोडक्शन आएगा आपका लगभग 250 से 200 किलो प्रोडक्शन आएगा। और 200 किलो को अगर आप ड्राई करोगे तो आपका 10% प्रोडक्शन बचेगा। 20 किलो आपके पास ड्राई बच जाएगा। तो 20 किलो का ड्राई का 1 किलो का रेट होता है लगभग, मैं जो परचेज करती हूँ वो 600 से 650, और अगर बारिश होती है तो उस टाइम पे ज़्यादा 700 रुपये किलो होता है। ड्राई मशरूम का आप 600 रुपये किलो जी, बोल रहे हैं? 600 650 इतना ही जाता है। तो 600 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो का आपका हो गया 1200 600
12,000 के लगभग। 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आप उसमें से इनिशियल ड्राई का ले सकते हैं 45 दिन में। 45 डेज में। बट आप अगर उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका फ्रेश सेल अगर आप करते हैं तो वो लगभग बिकता है 150 रुपए किलो। तो 150 इंटू 300 अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी मार्केट मिल गया तो। मार्केट मिल गया तो अच्छा, तो यहाँ मेरा डबल हो जाता है। फ्रेश का मेरा रेट कम होता है लेकिन मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ड्राई का मेरा रेट ज़्यादा होता है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। 10% ही रह जाता है वो सूख के। तब तो मैं फ्रेश ही बेचूँ ना मैम। फ्रेश ही बेच सकते हैं आप, मगर वो लोग फ्रेश नहीं बेच सकते हैं जो लोग मार्केट से दूर गांव हैं। के अंदर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 30,000 से 35,000 तक उनका चला जाए प्रॉफिट एक फीमेल का। तो उसके लिए हम 100 से 150 200 बैग लगवाते हैं उनको, और फिर हम उनको कंटिन्यूस लगवाते रहते हैं। जैसे कि 100 बैग अभी लगा दिए, 100 बैग 7 दिन बाद, 100 बैग 7 दिन बाद, तो उनका प्रोडक्शन ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलता रहता है। पर इसमें क्या है कि आपको इसका लगभग 50% इनकम जनरेट होती है। जैसे आपने एक बैग का जो खर्चा आता है वो लगभग 35 से 40 रुपए आता है, एक बैग जो बनाते पर हैं बैग। पर बैग। और उस बैग से जो आप इनकम जनरेट करते हैं लगभग 70 से 80 रुपए करते हैं। 100% मार्जिन है ये तो। हाँ, मार्जिन बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो इसलिए, और आपको काम ज़्यादा नहीं करना, एक ही दिन करना है। जिस दिन आप बैग लगाएंगे उसी दिन 2-3 लेबर लाए, लगा दिया, फिर छोड़ दिया। फिर आपको पानी छिड़कना, एक लेबर आपके 3-4 रूम को हैंडल करेगा। ऐसी नहीं लगाना, आपको लाइट नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए। आपने एक टैंकर रख लिया और एक मोटर लगा ली, उससे आपका पानी छिड़काव कर लिया। ऐसे ही गैनोडर्मा मशरूम है। गैनोडर्मा मशरूम के अंदर टेम्परेचर हाई में होता है, मतलब 35 से 45 तक टेम्परेचर पर गैनोडर्मा मशरूम होती है। तो गैनोडर्मा का रेट लगभग ड्राई का होता है 2 लाख रुपए, सॉरी 2,000 रुपये। और एक होती है कोडिसेप्स मशरूम, जो कि हम लिक्विड बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो कोडिसेप्स मशरूम का इनिशियल जब 10 बाई 10 के रूम में आप करेंगे तो उसका खर्चा होता है 20 लाख रुपए। मतलब उसमें बहुत सारी मशीन वगैरह और बहुत लैब इक्विपमेंट्स और बहुत सारा चीज़ें चाहिए। तो हम वो वाली चीज़ें हम महिलाओं को नहीं बताते हैं, वो हम हमारे स्तर पर करते हैं। ऑयस्टर मशरूम ही हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमारा आगे का प्लान ये है कि अगर 10-20 गांव मिलकर अगर ये खेती करने लग जाए तो हम एक्सपोर्ट का भी काम करें, क्योंकि एक साथ जब प्रोडक्शन होगा और एक ही क्वालिटी का होगा, एक्सपोर्ट में आपको पता है कि क्वालिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही मैं महिलाओं को जोड़ रही हूँ। बट हम उन महिलाओं को हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रखते हैं। मतलब मैं उनको ये भी सिखाती हूँ कि आपको मार्केट भी करना है, ये अलग बात है आप मेरे को दो, बट देखें हर कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। अगर अपने 100 महिलाएं इकट्ठी की, 100 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, अगर कंपनी में किसी भी तरीके से अगर डाउन हुई तो महिलाओं की भी तो एक डाउन होगी ग्रोथ। तो उनको हम सिखाते हैं कि आप अवेयरनेस भी करो। इंटरेस्टिंग बात बताया कि फ्रेश सबसे ज़्यादा भाव में बिकता है, दूसरे पे आता है आपका ड्राइड, एंड तीसरे पे प्रोसेसिंग ऑफ कोर्स आपको ब्रांड के साथ और रेट मिलेगा। लेकिन एनीवेयर बिटवीन में 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये कम ही एस्टिमेट पकड़ रहा हूँ, 45 दिन में मैं कमा सकता हूँ। और ऐसा साल का आप बोल रहे हैं ऑलमोस्ट कितने साइकिल ले सकता हूँ मैं? 6-7 साइकिल? नहीं, 5 से 6 साइकिल। हाँ, 5 साइकिल ले सकते हैं। तो एक छोटे कमरे से अगर मैं साल का 1 से 1.5 लाख कमा रहा हूँ, या बहुत ही बिना काम किए हुए, बिना ज़्यादा काम किए हुए, काम को तो काफ़ी अच्छी बात है। काम का मैं बात करना चाहूँगा, जैसे न्यूट्रिशन हम देते हैं बाकी फसल में, कैप्सिकम में, टमाटर में, वैसे इसमें कोई अलग से न्यूट्रिशन नहीं मैनेज करना होता है? यही सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल फ्री फार्मिंग है। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये फंगस है। जैसे आपने अचार में फंगस देखी होगी, अचार में फंगस लग जाती है, वो ग्रोथ होती रहती है अगर उसको टेम्परेचर मिले। अगर आपने एयर टाइट नहीं किया, उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो डेवलप होती रहेगी। वैसे ही ये फंगस है। इसको जब सीड हम डालते हैं तो ये अपने आप ग्रोथ होती रहती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना, एक भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है इसके अंदर, अगर आप ऑर्गेनिकली करते हैं। और अगर आपको केमिकल मेथड से करना है तो इसमें होती है फॉर्मेलिन और बाविस्टीन। वो भी तब होती है जब आप इसको प्रोसेस में कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब इसको खाद। हाँ, वो भी इसलिए होता है कि फॉर्मेलिन तो उसमें इसलिए डाला जाता है कि जो भी कंटामिनेशन है वो फ्री हो जाए, और बाविस्टीन इसलिए डाला जाता है कि कोई दूसरी फंगस हो जो उस चारे के अंदर है, जो कंपोस्ट के अंदर है, वो खत्म हो जाए। न्यूट्रिशन का कुछ इसमें पार्ट नहीं है। मशरूम न्यूट्रिशन लेती है चारे से, मतलब गेहूं से, गेहूं का जो भूसा है उससे। एक चीज़ और है कि अगर आप इसको और ज़्यादा
अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जैसे प्रोटीन रिच कोई भी चीज़ डाल दिया आपने उस चारे में, तो मशरूम उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, प्रोटीन ग्रोथ हो जाएगा। जैसे उदाहरण? फॉर एग्जांपल आपने जैसे सोयाबीन का पाउडर डाल दिया या सोया डाल दिया इसके अंदर, तो उसका जो प्रोटीन है ये एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरीके से केमिकल इसके अंदर अगर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर फंगस ग्रोथ नहीं हो रही है तो कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है कि ग्रोथ करा दे, क्योंकि वो टेम्परेचर पे, पूरा खेल इसका टेम्परेचर पे है। सिर्फ पानी छिड़कना होता है। अगर आपने पानी टाइम पे नहीं छिड़का या फिर ज़्यादा छिड़क दिया, तो ये ख़राब होने के चांसेज होते हैं। बेग ख़राब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, या पानी की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, या ग्रोथ हो गई है तो वो टूट के गिर जाएंगे, इस तरीके का हो सकता है। तो ये केमिकल फ्री फार्मिंग है, और अभी जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक जो कल्चर चल रहा है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। आप बहुत सारे महिलाओं को सिखा भी रहे हैं मशरूम की खेती। सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं लोग यदि इसको स्टार्ट करते हैं तो? इसको स्टार्ट करके कॉमन गलती एक ही करते हैं कि जैसे प्रोडक्शन आ गया आपका, प्रोडक्शन आते टाइम तो जब हम पानी छिड़कने के लिए कहते हैं तो ज़्यादा छिड़क देते हैं। कई बार उनको फर्स्ट टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं होता है। फर्स्ट टाइम पे बहुत लोग यही गलती दोहराते हैं, या फिर रूम को खुला छोड़ देते हैं। जैसे क्या होता है कि गांव के अंदर अगर आपने नई कोई भी चीज़ लगाई है तो गांव में देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि गांव के अंदर बहुत सारे गेट बार बार खुला तो ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं रहेगी आपकी, जो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उसका रेशो चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्शन कम आता है। बाकी हम लोगों को ये सिखाते हैं कि इस रूम को बंद रखना है, किसी को आने जाने नहीं देना है, बट फिर भी लोग कर ही लेते हैं कि ठीक है, कोई आ रहा है तो, गेस्ट आ रहे हैं तो दिखा दिया अपन ने अंदर खोल के। कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए मैम? इसका 90 के लगभग, मतलब 70 से 90 तक आप रखेंगे तो हो जाएगा। मैनेज हो जाता है। 75 के लिए हाँ मैनेज हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे ट्रेनिंग के लिए महिलाएं जाती है, तो उनको इतना डरा दिया जाता है कि टेम्परेचर मीटर लगाओ, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, ये उसका ह्यूमिडिटी मीटर लगाना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी फायर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर सीधा सा अपन जैसे खेती में काम करते हैं वैसे आप पानी छिड़को, नॉर्मल जैसे क्रॉप लेते हैं टोमेटो की, वैसे ये हो जाती है। और इसमें तो कोई खाद बीज भी नहीं देना आपको, बहुत ही इजी मेथड है। तो मैं आपको अभी भी यही बोल रही हूँ कि जैसे जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है किसी भी फील्ड में हो, मैं ये नहीं कहती कि आप जैसे कॉपी तो किसी की करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने सिर्फ उसकी स्टोरी सुन के अपना काम स्टार्ट कर लिया, तो आप एक दिन उससे बोर हो जाओगे और फिर दूसरा काम करने लगोगे, वो तो नुकसान आपको सहना ही है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, बच्चे हो सीखना हैं, वो पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें कि इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें इंटरेस्ट है उस पर अपना कम से कम 3 साल आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बोलने तक उसको 3 साल तो हर माँ बाप को देना पड़ता है। वो जब बोलने लगता है तो बिजनेस भी बोलना तभी स्टार्ट करेगा जब 3 साल हो जाएंगे। पहले पढ़ाई की है, जी फिर आप नौकरी की तरफ भी गए, फिर आप प्रोफेसर भी थे। उस समय मतलब क्या चैलेंजेस थे? कुछ आप स्ट्रगल्स भी फेस किया, आपने बताया कि आपको लगा कुछ बिजनेस करना चाहिए, एंड मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था, ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो राजस्थान में या छोटे गांव में आज भी लोग फेस कर रहे हैं। उसके बारे में मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को बताएं कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि लड़की होना ही चैलेंज है। अगर आपने घर में अगर लड़की हुई है तो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि या तो उनको जॉब लगाएंगे या पढ़ा लिखा के। और अभी भी सिटी में भी आप चले जाओ, खाना कौन बना रहा है? लड़कियां ही बना रही है। जेंट्स तो बहुत ही कम खाना बनाते हैं अभी भी। अगर आप एवरेज देखें तो 10% लोग ही खाना बनाते हैं। मतलब खाना बनाने का जो रिवाज है या हमने जो कल्चर ऐसा सेट कर दिया है कि लड़कियों को ही खाना बनाना है, घर संभालना है और घर लड़कियों को बनाना है, संभालना है। बच्चे पैदा हुए, उसके बाद बच्चों को किसको संभालना है? लड़कियों को संभालना है। तो करियर नाम की चीज़ तो लड़कियों की कुछ होती नहीं है। मतलब उनका जो फिक्स कर दिया है लोगों ने कि लड़कियों को खाना बनाना है और इसके अलावा बच्चे पैदा करने, इसके अलावा आपका जो अपना जो है घर को संभालना है। और अगर आज कोई सक्सेसफुल लड़की भी है, बहुत कम चांसेज है, 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेडीज़ ने, वो लोग अपने घर पे काम नहीं करते हैं। बाकी आज भी ये हालात है गाँवों के अंदर या सिटी के अंदर भी कि लड़कियां अगर जॉब कर रही है और लड़का भी जॉब कर रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं पर दोनों घर पे आ रहे हैं, तो एक आदमी है जो लड़का है आराम से सोएगा,
और लड़कियां खाना बनाएगी, उनके बच्चों को संभालेगी, सारा काम करेगी, सुबह जल्दी उठेगी। मतलब सेम काम जेंट्स भी कर रहे हैं, सेम काम लेडीज़ भी कर रहे हैं, बट हमारा माइंड अभी भी हम चेंज नहीं हुए हैं। तो गाँव के अंदर मुझे भी ये चैलेंज आए कि मैं जब स्टडी करने चाह रही थी, तब मेरे को सभी ने बोला कि अभी तो 16-17 साल के बाद शादी करनी है, फिर क्यों स्टडी करनी है, पढ़ाई करके भी। मतलब हमारे गांव में एक रिवाज हो रहा है कि लड़कियों की कमाई नहीं खाते हैं, इनकम, आपको लड़कियों की इनकम को घर पे यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? ये हमारे राजस्थान में कल्चर है। अभी भी आप अगर लड़की के घर कोई जाएंगे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान में जितने भी स्पेशल बहुत सारी ऐसी कास्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसके अंदर तो है ही सही। बाकी राजस्थान में अभी भी कल्चर है कि लड़कियों का कमाया घर पे नहीं आना चाहिए। तो अब जैसे आपको मोटिवेशन ही नहीं है, जब आप लड़की की इनकम सोर्स कोई पसंद नहीं करते तो मोटिवेशन कैसे होगा। फिर उसको दूसरी बात, राजस्थान में ये बोला जाता है कि शादी हो जाएगी, आपकी शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां डाइवर्ट हो जाती है शादी की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि ज़िंदगी शादी है, तो शादी पे चले जाते हैं। बट मेरा ऐसा थॉट था कि जो मेरे दोनों मदर्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, उनको आइडेंटिटी नहीं मिलती थी और नाम कोई जानता नहीं था, तो मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर भी हुई और काफ़ी दुख भी हुआ कि ऐसा होता है। तो और उनका जो स्ट्रगल था बिना किसी मतलब के, मतलब घर को संभालने के लिए बस एक जिम्मेदारी, घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, वहाँ के जो जेंट्स हैं उनको टाइम पे खाना देना है। तो उस चीज़ को लेके भी मैं बहुत ही मोटिवेट हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, और इसीलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद भी यही हुआ कि 16-17 साल की हुई मैं, तो रिश्ते आने लग गए राजस्थान के अंदर। अच्छा। और मैं जो ट्रेडिशनल जो फैमिली होती है राजस्थान के अंदर, ठिकाने होते हैं, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ तो लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। अब लोग स्टडी करवाने लग गए, मतलब बाहर भेजने लग गए बच्चों को। पर अभी भी ऐसा ही है कि आप बच्चे जैसे पढ़ के आएंगे और उनकी शादी करवा देंगे। फिर जॉब करना है तो बोलते हैं कि आपके घर पे जाके करना। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लड़कियों का घर होता कौन सा है। मतलब आप जहाँ पैदा हुए हो तो ये बोलते हैं कि आप सामने जा, जिसके साथ शादी होगी वहाँ जाके आप जॉब करना, या वो आपका घर है। और जहाँ आपकी शादी होती है वहाँ ये बोला जाता है कि यहाँ पर वही चलेगा जो चल रहा है, ये आपका घर नहीं है। तो मुझे तो ये भी अभी तक समझ में नहीं आया, राजस्थान हो या कोई भी हो, कि लड़कियों का घर कौन सा होता है। तो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि घर भी अपना होना चाहिए, काम भी अपना होना चाहिए। होता ये है राजस्थान के अंदर अभी भी कि शादियां होने के बाद भी ये डिसाइड ससुराल वाले करते हैं कि आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है। तो मेरा तो जो बिजनेस आइडिया का जो प्लान था वो तो मतलब सोचने लायक भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं क्या सकता। रिएक्ट किया परिवार ने, जैसे आप बोले कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे अभी ऑयस्टर मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करना है, उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था? फैमिली का देखिए, जब हम कोई भी चीज़ अचानक से चेंज करते हैं तो वैसे तो बेवकूफ़ी समझते हैं लोग सबको कि अभी तो जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब थी, पहले इनको जॉब करनी थी, अब जॉब छोड़ के इनको बिजनेस करना है। तो सभी ने समझाया कि बिजनेस ऐसा नहीं होता है, पैसे चाहिए होते हैं, जो आप कर रहे हो ये छोटी सी चीज़ है, हर कोई कर लेता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिएक्शन थे, बट ऐसा था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सच्चाई ये थी। क्योंकि जब मैं ससुराल गई, शादी हुई, और शादी के बाद जब मैंने ये डिमांड की कि मेरे को खुद का कुछ करना है, तो ससुराल वालों ने भी एक बार ये कहा कि ठीक है, आप करना है तो करो। पर उनका भी ऐसा मानना था कि बहुत जल्दी आप घर पे आ जाओगे वापस, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है बहुत स्ट्रगल है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो हम लोग जयपुर आए, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा इसमें। तो हम दोनों जयपुर आए और जयपुर हमने स्टार्ट किया, हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट की। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू करना स्टार्ट, अभी भी मेरे मतलब ससुराल में या राजस्थान में हर एक के ससुराल में घूंघट प्रथा है। अगर आप घूंघट नहीं निकालोगे तो आपको अच्छा नहीं माना जाएगा कि भाई आप मैनर्स ही नहीं है आप में, या आपके घर वालों ने मैनर्स नहीं सिखाए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया चेंज हो चुका है। ये जो दिखाई देता है वो इंडिया अलग है, और जो मूवीज़ हमारा में इंडिया अलग है। हमारा इंडिया जैसे अलग है। मेरे जनरेशन में मैम तो बहुत बदल गया है। आज मेरी बहन या जो मेरे दोस्त हैं उनके बहुत इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो चुके हैं, बट जो असली भारत का हम बात करते हैं गाँव में, शायद वो कल्चर और जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो आज भी नहीं बदले हैं। हाँ, कल्चर, मुझे लगता है कि कल्चर तो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने भी अभी राजपूती ड्रेस पहन रखी है, तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं राजपूत उसमें पैदा हुई, क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, वो बहुत अच्छी बात है।
तो हमें भी प्राउड फील होना चाहिए। और मैं राजस्थान में पैदा हुई, ये भी मैं प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है। तो कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, पर कल्चर के नाम पे किसी को दबाना नहीं चाहिए कि आपको घूंघट निकालना है, आपको सिंदूर लगाना है, आपको चूड़ियाँ पहननी है, आप एक मतलब शादीशुदा हो तो अलग ही लुक आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी को पसंद है, मुझे पसंद है कल्चर फॉलो करना, तो आप करो, पर नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर अच्छी बात है, हम कल्चर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जैसे अभी भारत का जो कल्चर है, पूरे भारत की बात करें, अतिथि देवो देवो भव देवो हम भव। बोलते हैं, तो वो वैसा कल्चर का। मेरे पास इजराइल से एक लेडी आई थी मशरूम सीखने के लिए, तो उसको बढ़िया बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जो गेस्ट होते हैं उनका इतना ऑनर करते हैं, इतना रेस्पेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, तिलक भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो कल्चर हमारा बहुत अच्छा है, कल्चर में कोई कमी नहीं है। कमी वहाँ है जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने जब घूंघट प्रथा स्टार्ट कर दी। तो अब तो कोई अंग्रेज नहीं, अंग्रेज चले गए। और अगर आप रामायण महाभारत और जितनी भी पुरानी चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर एक भी लेडीज़ ने घूंघट निकाल रखा हो, कोई फोटो आपने ऐसा देखा हो तो बताइए। ऐसा कुछ था ही नहीं। मगर हमारे यहाँ जो कल्चर ही ऐसा हो गया, मतलब अंग्रेजों के बाद, कि घूंघट निकालना, पर्दा करना एक ठीक है उस टाइम पे ज़रूरी था, क्योंकि लड़कियों को बचाने का एक उन्होंने एक तरीका निकाला, वो ठीक था, मुझे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी तो ऐसे कोई अंग्रेज है नहीं, तो हमें तो हमारा कल्चर ठीक है, कल्चर फॉलो करते हुए आपको लड़कियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं अभी भी, कि हमारा अभी भी आप राजस्थान के अंदर, आप जैसे चैनल है आपका, तो आप कभी भी आए राजस्थान के अंदर, आप हर घर के अंदर जाइए, कोई आदमी खाना बनाता हुआ दिख जाए आपको, तो आप इस चैनल पे बता देना कि मैं इस घर में गया था और ये आदमी खाना बना रहा था गाँव के अंदर। और अगर कोई आदमी खाना बना रहा है तो फिर उसको कुछ अलग ही नाम से लोग बुला रहे होंगे कि ये इस तरीके का है, बेवकूफ़ है, मजाक गधा, उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। ये जो 5,000 से लेकर के 1 करोड़ का जर्नी हम थोड़ा नंबर्स में समराइज करें। आपने कहा बहुत ज़रूरी बात कि पहले 2-3 साल तो सीखने में डालना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। आपके नंबर्स कैसे बढ़े? आपने ये भी बीच में बताया कि सरकार ने आपको 15-20 लाख रुपए का एक ग्रांट दिया था। आज आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग एक मार्केट डेवलप किया है आपने। इसमें मेजर स्टेपिंग स्टोन्स क्या थे कि इस कदम से लेकर अगले कदम आप कैसे पहुंचे? मानो कोई स्टार्ट किया है आज, वो आपके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहता है। स्टार्ट तो आप कहीं से भी करें, मतलब छोटे स्तर से करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसा है तो आप कर सकते हैं, बट पैसा है फिर भी रिसर्च पहले करें। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को बंद होते देखा है कि जब मैं स्टार्टअप के अंदर गई थी, जब मुझे 25 लाख का जो फंड मिला था, उसमें हम लोग 20 स्टार्टअप थे। अच्छा। 20 में से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप थे जो काफ़ी ग्रोथ कर रहे थे। मैं ग्रोथ नहीं कर रही थी उस टाइम। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी क्या कमी है मेरे में कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, या मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रही हूँ। पर जो ग्रोथ कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जाके एकदम से रुके, स्टॉप हुए और बंद करके चले गए, मतलब स्टार्टअप ही बंद हो गए, नाम ही बंद हो गया। और जयपुर के अंदर भी मैं बहुत सारा देखती हूँ कि आज ये स्टार्टअप खुला और 6 महीने बाद बंद हो गया। तो 6 महीने बाद तो नींव ही लगती है। 6 महीने बाद ही अगर आपने बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास इंटरेस्ट नहीं था उसको करने का, आपने कहीं से देखा, सीखा और स्टार्ट कर दिया। पहले तो इंटरेस्ट डेवलप, जैसे मैंने भी किया, 5,000 से स्टार्ट किया, फिर 10,000 लगाए, फिर 20,000 लगाए, वो पैसा आया नहीं मेरे पास क्योंकि वो रिसर्च में चला गया। फिर धीरे धीरे जब मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर जब स्टार्ट किया, तब मैंने सोचा कि मुझे पैसा तो चाहिए, अभी रिसर्च में मैं इतना खर्च नहीं कर पाऊंगी क्योंकि है भी नहीं मेरे पास। मैं जॉब करती थी, तो कम से कम मेरी जॉब का जो पैसा है वो तो इससे निकालूं। तो फिर हमने जगह जगह पे स्टॉल लगाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जब मशीनें चाहिए थी, अब ये पाउडर जो था, मैंने आपको बोला कि बिजनेस ही डेवलप, बिजनेस खुद डिमांड करेगा कि आज मुझे ये मशीन चाहिए, कल मुझे ये चाहिए। ऐसा एक साथ आप मशीन नहीं ला सकते हैं कि आपने सोच लिया कि इसकी ये मशीन चाहिए, आप ला के रख दो। कई बार ऐसा होता है कि ये इस पाउडर के लिए मैंने 10 मशीनें चेंज की, उसका एक कारण था। अच्छा। जब ये पाउडर स्टार्ट किया तो मुझे भी पता नहीं था कि इसको बारीक करना है, इतना पता था बारीक करना है। इसके लिए पहले हमने जो नॉर्मल आटा चक्की होती है वो ली, आटा चक्की ली। अब ये कोई पाउडर बना ही नहीं रहा था इस मशरूम का। जब मैंने स्टार्ट किया, लोग फ्रेश बेच रहे थे पर मशरूम का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहा था। आटा चक्की ली तो उसमें कंकर आने लग गए, क्योंकि इसको जैसे जैसे ज़्यादा फाइन करते हैं तो उसके कंकर आने लग गए, तो वो काम नहीं आया।
फिर हमने दूसरा ग्राइंडर लिया, तो ग्राइंडर लिया तो इसकी डस्ट बहुत उड़ रही थी ऐसे, वेस्टेज हो रहा था। वेस्टेज हो रहा था, और जो काम करने वाले थे वो रुक नहीं रहे थे। तो प्रॉब्लम स्ट्रगल बहुत सारे हैं। आप जब चीज़ को स्टार्ट करते हो, नई चीज़ है, तो आपको खुद को उसको समझना पड़ेगा। फिर हमने मशीन वालों से बात की कि भाई इसको ऐसे मॉडिफाइड करो, ऐसे करो, इसमें ये चीज़ लगा दोगे तो उड़ेगा नहीं, ऐसा एग्जॉस्ट लगा दोगे तो वैसे हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसमें चेंज किया। फिर हमारे को प्रॉब्लम आने लगी, कस्टमर हमारे को बोलने लगे कि भाई हम जब पीते हैं तो यहाँ ये अटक जाता है, गले में थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो उसके लिए फिर हमारे हमारे को इसको बिल्कुल प्रोटीन की तरह करना था, बिल्कुल डस्ट करना था। अब ये डस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये पत्तियां हैं, पत्तियों को आप कितना डस्ट करोगे। फिर उसके लिए मॉडिफाइड और मशीन मंगवाई, उसमें और चेंजेस किए, फिर हमने ये देना स्टार्ट किया। लोगों को फायदा हो रहा था, बट अभी लोग बोल रहे थे कि इसमें टेस्ट नहीं है। कुछ लोग टेस्ट को भी प्रेफर करते हैं, जो बीमार है वो खा लेते हैं, टेस्ट नहीं है। फिर हमने टेस्ट पे पैसा खर्च करना स्टार्ट किया। मैंने कम से पूरी रात भर हम टेस्ट करती रहती थी मैं, इसमें ये डालना है, फिर ये चॉकलेट फ्लेवर डाला, वनीला फ्लेवर डाला, अलग अलग। फिर मुझे लगा कि मुझे तो फ्लेवर में नहीं जाना है क्योंकि वो केमिकल हो जाएगा। फिर मैंने नेचुरली जैसे इलायची, इन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट किया। कम से कम 6 महीने के बाद मुझे ये टेस्ट बैठा कि हाँ अभी ये टेस्ट है। और कोई इसी को आपके लिए काम करके भी नहीं दे सकता, आप कितने लाखों रुपए दे दो, आप खुद आपको वो ट्राई ट्राई करना पड़ेगा। या तो आप खुद करो, या अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप टीम डेवलप करो जो डेवलप आपके कर लिए सकते हैं। बट आपके पास, जैसा आपने सवाल यही किया मेरे से कि इनिशियल आपके पास पैसे नहीं है और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये स्ट्रगल आपके पास आएंगे क्योंकि आप ही रिसर्चर हो, आप ही मार्केट को देखने वाले हो, और आप ही इसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाले हो, और आप ही डिज़ाइन करने वाले हो। डिज़ाइन भी आपको ही बतानी है। अगर आप किसी से डिज़ाइन करवाओगे तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक डिज़ाइन की मांगेंगे, आपके पास पैसे नहीं, कहाँ से दोगे? तो मैं ही एक लैपटॉप वाले के जो एडिटर था उसके पास बैठती थी। अच्छा, ये सब आप ही ने डिजाइन हाँ बिल्कुल, उनको बोलती थी कि इस तरीके से करना है। तो आप जैसे मेरे पेज देखोगे पहले, अब जो बोलते हैं ना कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, या कमेंट्स आते हैं, जैसे आप ये वीडियो जब रिलीज होगा तो इसके नीचे बोलते हैं ये तो झूठ बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। तो उनको मैं बोलूँगी कि 2018 के अंदर मेरे जो वीडियोज़ आप देखना, उसमें ब्रांड में फ़ोटोज़ क्या थी प्रोडक्ट की, फिर डिब्बा कैसे चेंज हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ, और आज क्या है। आज के 6 महीने पहले इस डिब्बे में चेंज किया था, अभी हमने इसके अंदर पाउच स्टार्ट कर दिए। फिर हमारे को लगा कि सब कुछ सेट हो गया था। जब हम इसको ऑनलाइन मार्केटिंग करने लगे, तब लोगों की एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग हमें बोल रहे थे कि आपका जो पाउडर है उसमें मिलावट आ रही है, आटा आ रहा है। बहुत बार मैंने ये भी सुना कि हमारे डिब्बे के अंदर आटा भर के दे दिया। होता क्या है, कभी कभी कस्टमर भी ऐसा कर लेता है, या बाहर के लोग भी ऐसे कर लेते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी बीच में मिस्टेक कर लेते हैं। आजकल ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड हो रहा है। तब हमने सोचा कि इसको अब क्या किया जाए, तो फिर हमने पाउच बनाना स्टार्ट किया था कि पाउच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और हम भी सेटिस्फाइड रहे कि जो कस्टमर है उसके पास बिल्कुल एक्चुअल प्रोडक्ट पहुंचा है। तो फिर हमने इसकी पाउच पैकिंग की। तो इस तरीके से जब बिजनेस आप डेवलप करते हो तो आप पाउच प्रॉब्लम्स आते गए, सॉल्यूशंस आप सोल्यूशन बनाते। अभी जो मैम प्रोसेस करके आप बेच रहे हैं मशरूम, उसका पर केजी रेट कैसे होता है अप्रोक्सीमेटली? हम लोग डिफरेंट मशरूम बेच रहे हैं, क्योंकि अभी इन 5-6 सालों में मैंने काफ़ी मशरूम पे रिसर्च कर लिया है। जैसे कोडिसेप्स है, कोडिसेप्स को मार्केट में लोग 6 लाख रुपए किलो, 7 लाख रुपए किलो सेल करते हैं, बट हम लोग उसको 2 लाख रुपए किलो सेल करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम उसमें इनकम जनरेट मतलब कमा नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें मशरूम को। तो कॉर्डिसेप्स में मुझे कुछ दाल में काला लगता है, क्योंकि मैं 3-4 इंटरनेट पे पढ़ा हूँ। हमेशा लोग कहते हैं कि, जो मैं पढ़ा था कि शायद पहले कश्मीर या कहीं कोई हिमालय के कोई पहाड़ में कॉर्डिसेप्स उगता था, बट अब शायद इंडोर फार्मिंग करके या बंद कमरे में वो आराम से कर ले रहे हैं। मतलब उसमें और इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप सही कह रहे हो। उसमें जो कीड़ा जड़ी होता है वो हिमालय में होता है। कीड़ा जड़ी, यस, कीड़ा जड़ी बोलते हैं उसको। कीड़ा जड़ी इसलिए बोलते हैं कि एक हिमालय के अंदर एक कीड़ा होता है, कीड़ा का जो एंटीना होता है, जैसे आपने चिपकली का पीछे का जो पूंछ है वो अपने आप गिर जाता है, आपने देखा होगा, अगर किसी कोई तोड़ता नहीं है तो भी गिर जाता है और वापस ग्रोथ हो जाता है। वैसे हिमालय के अंदर भी वो एक कीड़ा जड़ी होता है, जो कीड़े के ऊपर एक एंटीना होता है, वो गिर जाता था। तो उसके अंदर एक मेन तत्व होता है कोडिसिपेन, जिसको बोलते हैं। कोडिसिपेन की परसेंटेज हिमालय वाले में होती है 14 से 15%। तो वो क्या करता है, एक तो आपको कैंसर के लिए सेलेनियम भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है,
और उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। और अगर एनर्जी के लिए देखें तो वो 1 ग्राम अगर डेली कोई खा लेता था तो उसको पूरा दिन एनर्जी रहता था, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हिमालय में जितने योग करते थे लोग वो कीड़ा जड़ी खाते थे। उसका क्या किया, उसी का स्टैंड लेके अभी हमने लेब में स्टार्ट किया लोगों ने जितने भी किया, पर उसका जो कोडिसिपेन परसेंटेज है वो लगभग 7 से 9 रहता है, तो मतलब आधा रह गया। बट इसकी हम मात्रा अगर बढ़ा दें तो जैसे पहले 1 ग्राम लेना पड़ रहा था या आधा ग्राम लेना पड़ रहा था, अब इसको 1 ग्राम अगर कोई लेता है तो वो डेफिनेटली असर करता है। उसमें जो परसेंटेज क्योडिसिपेन ही है जो मेन तत्व है, तो ये कीड़ा जड़ी हो गया। अब ऐसे ही गेनोडर्मा है। गेनोडर्मा भी अगर आप देखेंगे लकड़ी के ऊपर उगे हुए काफ़ी मशरूम दिखेंगे आपको, तो ये भी हिमालय में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ होते हैं। गेनोडर्मा, गेनोडर्मा ये इंग्लिश वर्ड है हिंदी वर्ड है? नहीं, गेनोडर्मा इंग्लिश वर्ड है। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋषि ऋषि मशरूम। हाँ, और इसको ऋषि इसलिए कहा जाता है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी, मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो इसको आप लेंगे तो बहुत शांति महसूस करेंगे इसको। तो इसका भी जो इंटेक कैपेसिटी वही है, 1 ग्राम आप ले सकते हैं डेली और शांति भी रहेगा। और आपको जो सीजनल एलर्जी होती है वो भी कम होगी। और जैसे आपका सीजन चेंज होते ही जुकाम बुखार हो गया तो धीरे धीरे गेनोडर्मा से रिकवर होती रहती है। गेनोडर्मा की बहुत सारे लोग अब तो कॉफ़ी भी बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। इसके अलावा एक मशरूम और होता है सीताके। सीताके, हाँ, यस, मैं ये सुना हूँ, यस। तो सीताके मशरूम का कंजप्शन चाइना में बहुत ज़्यादा होता है। चाइनीज फूड में, हाँ, यस। ये लगभग 2,500 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो सेल होती है। गेनोडर्मा भी 2,500 3,000 होती है। और जो कोडिसेप्स है वो आप सही कह रहे हो, फ्रॉड इसलिए है कि लोग इसको 6-6 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं अभी भी, बट कि लेब में इतना खर्चा आ नहीं रहा इसका। तो हम जैसे 1 से 1.5 लाख रुपए में अगर इसको सेल करते हैं तो भी इसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो भी 40% मार्जिन ये दे के जा रही है। इसमें जो मेन खर्चा है वो एक ही खर्चा है, वो है एसी का। अगर आप एसी का खर्चा जैसे आप सोलर पे चले जाते हो तो ये भी इसका कॉस्ट और डाउन कर सकते हो आप। पर जैसे अभी हम लोग जहाँ कर रहे हैं वहाँ एसी चलते हैं तो लाइट पे चल रहे हैं, बिल ही आ रहा है, तो डेली का मतलब 1 महीने का लगभग 20,000 25,000 का बिल आ जाता है, 2 एसी चलते हैं। तो ये है। तो हम डिफरेंट मशरूम पे हम काम कर रहे हैं, अभी एक मशरूम पे नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादा जो है हमारा 80% काम ऑयस्टर पे है। ये सारे जैसे बटन मशरूम तो होता है इंडिया में, कॉर्डिसेप्स पे मैं सुना लोग कर रहे हैं, ऑयस्टर अब कर रहे हैं, शिटाके मशरूम जो बोला, और ऋषि मशरूम वो भी आप उगाते हैं, भारत में होता है? नहीं, हम सीताके और जो गेनोडर्मा है होता है, टेम्परेचर हाई पे होता है, मतलब ये तो भारत में आसानी से होने वाला है। अच्छा, और गर्मी में होने वाला है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनसे हम खरीद लेते हैं। और अभी मेरा बिजनेस मॉडल भी यही हो गया। हम लोग अभी मतलब मेरा खुद का प्रोडक्शन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, छोटे से रूम में अभी हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। उससे क्या होता है, लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई आप, अगर आपने बड़े बड़े रूम लगा रखे हैं, एसी लगा रखा है, 1-1.5 करोड़ का खर्चा कर रखा है, अब कोई आपसे कोई महिला, ग्रामीण महिला आपसे सीखने आएगी तो वो सीख कैसे पाएगी? नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उसको लगेगा इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा रूम लगा रखा है, उसमें लोगों को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको सीड अवेलेबल करवा देते हैं, उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो दे देते हैं, पॉलीथीन, सीड सब। और फिर उनसे सुखवाने की भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सुखाना है। हमारा मशरूम डिफरेंट तरीके से सुखवाते हैं हम, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े भी ना पड़े। कैसे सुखाते हैं, अगर समराइज करना है तो? उसके अंदर हम ये करते हैं कि एक पॉलीथीन कवर करवाते हैं, जैसे आप ड्रायर बना देते हैं छोटा सा, आप ये समझिए। पॉलीथीन बहुत ही लो कॉस्ट में आ जाती है वो। पॉलीथीन कवर करवाते हैं, डोम बना देते हैं पॉलीथीन का, और एक पीछे एग्जास्ट लगा देते हैं। अगर बड़े स्तर पर महिलाएं कर रही है, हम कोशिश ये करते हैं एक गाँव में 5-10 महिलाएं इकट्ठी होकर काम करें, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है वैसे। तो उनके एक ही जगह पे हम वो लगा देते हैं, तो वहीं वो ड्राई कर लेते हैं एक साथ, और तोल के अपना प्रोडक्शन अलग अलग करके फिर हमारे एयर टाइट पॉलीथीन में पैक कर देते हैं, फिर हम उनसे खरीद लेते हैं। तो ये ड्रायर एक ही जगह होता है, एक ही सब जगह लोग होता है, आके? हाँ, एक जगह। एक मेरे और दोस्त हैं, वो सोलर ड्रायर का कंपनी चलाते हैं, तो उनका भी यही मॉडल होता है कि वो छोटे छोटे ऐसे ड्रायर्स बनाते हैं, और जो भी सब्जियां हो, जो भी वेस्ट होता है खाना, उसका वेस्टेज को बचा के उन लोग ड्राई कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो ड्रायर बनाने का कितना खर्चा आता है, और कितने दिन तक मुझे वो फ्रेश से ड्राई करने में टाइम लगता है? अगर आप छोटा सा ड्रायर बनाते हैं तो हम लगभग 4-5 हज़ार का खर्चा आता है उसका, क्योंकि हम उसमें कोई सोलर वो लाइट भी नहीं लगाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि उसका टेम्परेचर अंदर हाई हो जाए,
बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर कि जैसे 5-7 गांव जो पास पास में हैं उन लोगों की महिलाएं जो जागरूक हो चुकी है, बहुत काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम एक बड़ा ड्रायर बनाना चाहते हैं। उसका खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। वहाँ सारा अपना फ्रेश मशरूम हम खरीद लेंगे और वहीं हम ड्राई करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों को प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कुछ लोग उसको ढंग से ड्राई नहीं कर पाते हैं, कर नहीं तो पाते। ब्लैक भी हो जाता है, फिर उसका रेट डाउन भी चला जाता है, क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये ट्राई किया है कि अभी हमने नया सेटअप हम एक बना रहे हैं अमलदा गांव के अंदर ही, जिसके अंदर ड्रायर भी होगा और हम वहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए बाकी ट्रेनिंग सेंटर भी डाल रहे हैं। तो वहाँ सारी महिलाएं वहीं अपना प्रोडक्शन दे देगी। बाकी जैसे बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी जो महिलाएं पहले काम कर रही थी ओयस्टर मशरूम का और उनके पास ऑलरेडी ड्रायर है, वो लोग भी हमें सेल कर देते हैं, तो उनको भी हम परचेज कर लेते मैम मैं राजस्थान गया था लास्ट ईयर, बसेड़ी गांव में। हैं। वहाँ पे मैं देखा कि वहाँ के किसान काफ़ी उस गांव में काफ़ी जुड़े हुए थे। आप बोले कि राजस्थान में यूजुअली वो कल्चर नहीं होता है। खेती का कल्चर कैसा है राजस्थान में? वहाँ के किसान कैसे हैं? वहाँ पे फार्मिंग को लोग कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में अभी भी ट्रेडिशनल ही खेती है। जैसे कोई मक्का उगा रहा है तो मक्का ही उगा रहा है, उसको आप कितना चेंज कर दो वो नहीं होगा। और उसका एक कारण भी है, उनकी गलती नहीं है किसानों की, मार्केट नहीं है। मार्केट का कारण कि मंडियाँ ही नहीं है आपके आसपास। अब एक किसान अगर 60 किलोमीटर 10 किलो चीज़ को लेके जाएगा तो वो कहाँ से फ़ायदा होगा उसको। तो जैसे औषधि की बात करें हम, तो औषधियाँ जैसे अश्वगंधा इसमें डलती है हमारे, मोरिंगा डलता है। मोरिंगा तो राजस्थान में बहुत हो सकता है, आप कहीं सीड डाल दो हो जाएगा, अच्छा। ऐसा क्लाइमेट है मोरिंगा के लिए। और मोरिंगा बहुत ही बेनिफिट भी है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार अभी मंडियों पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। अगर हर तहसील के अंदर मंडी हो, जैसे औषधि की मंडी हो, जैसे मशरूम की मंडी हो, तो अगर मशरूम की मंडी है और वो मंडी उससे कलेक्ट होके अगर माल दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, तो किसान को करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसान को ही 200 किलोमीटर 60-70 किलो लेके जाना है, तो वो कैसे डेवलप होगा? तो राजस्थान में कमी थोड़ा सा मार्केट सरकार का है। की भी है। सरकार की मानती हूँ मैं इसमें कमी, कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मंडी पे ध्यान देना, मार्केट पे ध्यान देना सरकार का भी एक फ़र्ज़ है। और जैसे हम सब्सिडी देते हैं, प्रोडक्शन में सब्सिडी देने से क्या हो जाएगा? मतलब आप कितनी सब्सिडियाँ बाँट दो, कुछ भी कर लो, या फिर आप पैसे उधार दे रहे हो, तो आप उधार तो आपने दे दिए, पर आपकी जो इनकम कहाँ से क्रिएट होगी? मार्केट जो से। मार्केट से। तो वो मार्केट तो आपके पास है ही नहीं। अब जो आप बसेड़ी गाँव की जो बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर, वहाँ पर जो होता है खीरा होता है खीरा, सबसे ज़्यादा। अभी थोड़ा बहुत शिमला मिर्च। हाँ। हाँ, शिमला मिर्च है। तो खीरा का मार्केट तो है वहाँ पर, जयपुर बसेड़ी बिल्कुल जयपुर से कनेक्टेड है। तो वो लोग खीरा को सबसे ज़्यादा जयपुर भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। अब एक ही गाँव में इतना खीरा हो रहा है तो ट्रक भर के हो सकता है दिल्ली भी चला जाए। तो वो ये जो कल्चर है बसेड़ी वाला, ये अगर हर गाँव में होने लग जाए, या फिर पास में मंडी आ जाए, तो या तो किसानों को समझना होगा या सरकार को समझना होगा। हमारे राजस्थान में दोनों ही नहीं समझ रहे हैं अभी। इस वजह से हम लोग जो जितने भी फार्मर हैं वो पीछे हैं, क्योंकि मक्का का उनको मिल जाता है वहाँ पर। जो बढ़िया होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं, वो आके उनके खेत से उठा लेते हैं, जिस रेट में होगा उसमें उठा लेंगे। तो वो वाली चीज़ उनको मिल रही है। गेहूं कर लिया, बेचना कहीं नहीं है आपको। किसान अभी भी बेचने पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, उगाने पे फोकस कर रहा है। और इवन किसान ही नहीं, अभी भी मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं यंग बच्चों के भी, वो भी मुझे ऐसे ऐसे यंग बच्चे जिनके आप हेल्थ हाइट देखोगे तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप खरीद लोगे क्या? मुझे बड़ा सरप्राइज आता है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं अपन। एग्रीकल्चर में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, मेरे को कभी मार्केट पढ़ाया ही नहीं गया। अच्छा, मार्केट कॉलेज क्या में नहीं होता है? पढ़ाते हैं? नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन पढ़ाते हैं। तो प्रोडक्शन से बच्चा कैसे, आपने 4 साल बच्चे को सिर्फ प्रोडक्शन सिखाया है, मार्केट सिखाया ही नहीं है। और मार्केट किताबों में नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल पे नहीं जाओगे, मार्केट नहीं सिखाओगे बच्चों को, तो कैसे हम बच्चे आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से? अभी उनका डर है कि हम मार्केट कैसे करेंगे। मार्केटिंग का मतलब भी लोगों ने एक इमेज बना ली है अपने दिमाग में। जैसे किसान बोलते हैं तो आपके दिमाग में इमेज आती है ना, एक धोती कुर्ता पहने हुआ आदमी, वो इमेज आ गई, पर महिला किसान की नहीं आएगी। वैसे ही मार्केटिंग के लिए अपन किसी को, यंग लड़के हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि हम आपको स्टाइफंड देंगे
और आप लोग हमारी कंपनी के लिए मार्केटिंग करो। तो मार्केटिंग का मतलब उनको लगता है कि एक टाई पहने हुआ लड़का घर घर में जा रहा है और वो बोल रहा है कि ये मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। तो मार्केट का मतलब अलग ही तरीका बना रखा है लोगों ने। उनको मतलब रेपुटेशन में उनको ऐसा फील होता है कि मार्केटिंग करना मतलब एक बुरी चीज़ है, आदत हो गई है लोगों की। अभी एग्रीकल्चर राजस्थान के अंदर या फिर आप पूरे इंडिया के अंदर ले लो, आप एग्रीकल्चर के अंदर जितने बच्चे हैं वो मार्केटिंग में लगभग 10% भी नहीं जाना चाहते। एमबीए में भी नहीं पढ़ाते हैं? आपने शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हाँ, था। एमबीए में पढ़ा। एमबीए में मैं गुजरात से किया, तो मैं लक्की रही क्योंकि गुजरात में मार्केट भी है और वहाँ का कल्चर भी है कि वहाँ के बच्चे जॉब करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। धंधा वाले सब। वहाँ के सारे धंधा करते हैं और धंधा करने का काम है कि उनका मार्केट है, डेवलप है। अहमदाबाद इतना अच्छी सिटी बना दी, रोड वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, तो वहाँ पर मार्केट है। अब राजस्थान के अंदर तो कनेक्टिविटी नहीं है, इतनी खास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा बच्चों को अब अहमदाबाद गुजरात की अगर बात करें आप, तो वहाँ पर ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ 6 क्लास से बच्चों को अपना अकाउंट खोला जाता है खुद का, और वहाँ पर मार्केटिंग सिखाते हैं उनको। जैसे आप पानी पूरी बेच रहे हो तो आपका वीक में 2 बार आपका ऐसा ठेला लगता है, जैसे वैसे बच्चों का वो लगता है, फेयर लगता है। उसके अंदर बच्चे जैसे बाहर से पानी पूरी खरीद लाए, 5 रुपए में बेची, इनकम कितना जनरेट किया आपने, बैंक में कितना अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई सिखाई जाती है, तो हम पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद अब बिजनेस कहाँ से डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरियाँ सरकार में भी है, हमारे में भी है, और राजस्थान के लोग तो स्पेशली पढ़ लिख के मतलब आपको तो नौकरी करनी है, वो भी सरकारी नौकरी। आप अगर राजस्थान में आएंगे और वहाँ के लड़कों की एवरेज एज देखेंगे तो 25-25 साल के लड़के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, पेरेंट्स से पैसा लेते हैं। पहले पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि 15 साल के बाद आप बच्चे को बोलने लग जाओ कि आपको इनकम जनरेट करनी है, आप कैसे भी करो, पढ़ाई करो। क्योंकि अब फॉरेनर्स जितने भी है, मैं तो बहुत सारे फॉरेनर्स से मिली हूँ अलग अलग देशों के, वो सारे लोग पहले इनकम जनरेट का 15-16 साल से करने लग जाते हैं, चाहे छोटी सी इनकम जनरेट करें। और हमारे जो युवा है, हमारा जो युवा देश है, उसमें 70% जो युवा है वो 25 साल के हैं और इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो इस देश का आगे जाके क्या हालात होगी वो आप सोच सकते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की भ्रम में, तो ना प्राइवेट करना चाहते हैं ना बिजनेस करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। मगर इसमें जो गुजरात है उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। वो लोग सुधर भी गए, इसलिए आज देश भी तो वही चला रहे हैं। देश भी वही चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैम थोड़ा समराइज करना कि यदि मशरूम से मैं अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंटर्स में मार्केटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। आपने एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, मैं बस एपिसोड के अंत के उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि यदि आपका छोटा क्वांटिटी हो उसको आप बहुत दूर नहीं पहुँचा सकते हैं। ऐसे और क्या क्या फाइन डिटेल्स हैं, क्योंकि अब मैं ये गारंटी कह सकता हूँ ये एपिसोड देख के कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा। नहीं करता है हमेशा, जब भी कोई इसको लगता है वो करते हैं, करेंगे स्टार्ट डेफिनेटली। तो वो मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ ध्यान में दें, क्योंकि आप भी कह रहे हैं बार बार कि ज़्यादातर किसान मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर यंग बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं 20-22 साल के लड़के हाँ, देख रहे हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो एक छोटा सा टिप्स है कि मशरूम खेत पे तो होता नहीं है, ये तो छोटे से रूम में होता है। तो आप ये प्रीफर करें कि कहीं सिटी के आसपास आप रूम रेंट के ले लें। जैसे 2-3 आपने टूटे फूटे से रूम है वो रेंट ले लिए, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो उसमें आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें। वहीं आपका ऑफिस बनाने, वहीं प्रोडक्शन स्टार्ट करें। दूसरा, अगर महिलाएं चाहती है कि हम स्टार्ट करें, तो उसके लिए ये है कि आप गाँव के अंदर आप स्टार्ट करें तो लगभग 10-20 महिलाओं का, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है, पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है, तो 10-20 महिलाएं मिलकर स्टार्ट करें। ताकि 10-20 महिलाएं मिलकर स्टार्ट करेगी तो 500-600 हज़ार किलो जो प्रोडक्शन होगा वो आसपास के सिटी के अंदर वो पहुंचा पाएगी। और 1-2 महिलाओं को मार्केटिंग कर लेंगे, 1-2 महिलाएं प्रोडक्शन पे लग जाएगी। मतलब ग्रुप में अगर मिलकर महिलाएं काम करेगी तो आप गाँव में भी कर सकते हैं। और अगर फिर ऐसा है कि आप फ्रेश नहीं सेल करना चाहते हैं, तो फिर यही है कि आप ड्राई मशरूम ड्राई के लिए सेल करें। तो ड्राई करने के तरीके पहले सीखें। जैसे कि डार्क हो जाता है मशरूम तो उसको कोई लेता नहीं है। अभी जैसे मेरा पाउडर देखेंगे तो बिल्कुल वाइट होगा, अगर डार्क होता है तो हम भी नहीं लेते हैं। तो उसका ड्राई करने का तरीका सीखें।
और फिर ड्राई करके उसको कैसे एयर टाइट करना है, ख़राब नहीं हो, लटे नहीं पड़े, कीड़े नहीं पड़े, इसके लिए उसको ध्यान से रखें। और जितनी भी कंपनियां हैं जो ऐसी चीज़ें बनाती है मशरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट, उनसे आप कांटेक्ट करें। और मशरूम का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर यंग लड़के हैं तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप ट्रेडिंग करें सबसे पहले। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग बाइंग एंड मतलब सेलिंग। बाय एंड सेलिंग, क्योंकि प्रोडक्शन करना तो बहुत आसान है। आप जिस दिन ट्रेडिंग में आप फोकस कर लोगे, आपका मार्केट बन जाएगा, उस दिन आपको सिर्फ 7 दिन लगेंगे प्रोडक्शन डेवलप करने में। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करें और फिर आप प्रोडक्शन पे जाएं, तो उससे आपका लर्निंग मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और आप पूरा फोकस मार्केट पे कर पाएंगे। और अगर महिलाएं कर रही है तो उनका ये है कि जैसे छोटे छोटे से पोस्टर बनाए, मशरूम के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो बेनिफिट्स आप लोगों को बताओगे तभी जाके लोग उसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे। जैसे बाजरा के बेनिफिट मोदी जी ने बताए। पहले हमारे जो पूर्वज थे बाजरा ही खाते थे, बट अभी हम जो है, हम लोगों ने ये सोचा कि बाजरा तो गरीब लोग खाते हैं, पहले ऐसा एक बन गया था माइंडसेट। अब बाजरा की रेट कितनी चली गई, क्योंकि उसका बेनिफिट बताया कि बाजरा खाने से आपको क्या होगा। मतलब बाजरा खाएंगे तो आपको शुगर नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, फाइबर बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो वैसे ही अगर आप मशरूम के भी बेनिफिट्स बताएंगे तो आपका मार्केट आसपास का डेवलप हो जाएगा। आपने लेकिन कहा शहर में अगर रूम में रेंट कर सकता हूँ, शहर में तो 15-20 हज़ार रुपए से नीचे तो मुझे रूम ही नहीं मिलेगा। नहीं, फिर मेरा शहर का मतलब है कि आप जैसे जयपुर है, जयपुर के आसपास की जितने भी गांव हैं, जैसे आपने जो आप भी नाम बोला गांव का, वैसे ही आसपास के गांव हैं, उनमें बहुत सस्ते रूम मिलते हैं। 10-20 किलोमीटर आप दूर चले जाइए, जब 20 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। 20 किलोमीटर प्रोडक्शन अगर आप बाइक पे भी ला के सेल करते हैं एक बार के लिए तो भी चलेगा, पर अगर आप 200 किलोमीटर दूर है तो वो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है और उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना आ जाएगा जिससे रेंट से भी ज़्यादा। ये फ्रेश मशरूम और ड्राइड मशरूम का मार्केट है कौन? जैसे आप अपना आज कंपनी चला रहे हैं, आज आप बहुत सारे किसानों से खरीद रहे हैं, वरना क्या ये मंडी में बिकता है या मुझे बायर्स ढूंढने पड़ते हैं? ज़्यादातर बाकी सब्जी तो मंडी में बिक जाते हैं। नहीं, मंडी में बिकते हैं, जैसे जयपुर मंडी में भी बिकती है। पर मंडी में क्या होता है कि रेट्स डाउन ले लेते हैं वो। जैसे कि आप 10 लोग एक साथ सेल करने आ गए तो उनकी जो रेट होगी, कोई इसका तो रेट एमएसपी तो है नहीं डिसाइडेड, तो जो रेट इच्छा होगी वो लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आती है। तो मंडी की बजाय आप खुद का मार्केट सर्च करें, जैसे कि डोर टू डोर या लोगों को अवेयर करके वहाँ पर दें, या फिर आप मॉल्स, जिन मॉल्स में, या सब्जी वाले जो हैं, सब्जी वाले भी मंडी से परचेज करते हैं, तो सब्जी वालों को एक फिक्स रेट में दे दें कि फ्रेश मशरूम इतने इतने पैकेट्स हम दे देंगे आपको। तो सब्जी वालों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। खुद का भी आप एक आजकल तो बहुत ईजी हो गया, कहीं पर भी आप स्टोर लगा ली, जैसे मैंने बहुत स्टोर लगाई है, तो स्टोर लगा लिया आपने तो वहाँ पर भी आपका सेल हो गया। तो इस तरीके से मार्केट तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, और 10 जगह आप सेल लगाएंगे तब आपको एक जगह पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ये लोग इंटरेस्टेड है, और अवेयरनेस के लिए आपको पम्पलेट वगैरह ये तो बांटने पड़ेंगे, क्योंकि मशरूम अभी नया फील्ड है। बट आप अगर इसका जो नेट पे अगर सर्च करेंगे तो इसका जो मार्केट है दिन प्रतिदिन इन 5 सालों में बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और आगे आने वाले 5 सालों में मशरूम का मार्केट बहुत बढ़ेगा। अभी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का भी बहुत आने वाला टाइम, अभी जो मशरूम स्टार्ट कर देगा उसको आगे के आने वाले 5 साल में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मशरूम एक ऐसा बिजनेस है कि इनिशियल स्टार्ट करते ही आपको पैसा तो मिल जाएगा, बट इसमें यह है कि टाइम भी लगेगा। आप एकदम से ये सोचे कि 1 करोड़पति बन जाऊं तो नहीं बन पाओगे। आपको पहले मार्केट देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। और मशरूम हो या कोई भी हो, जैसे आपने खीरा ककड़ी की बात की, टमाटर की बात की, अगर एक आदमी को आप एक दिन टमाटर दे के आए तो दूसरे दिन आपसे नहीं लेगा वो, कि वो बोलेगा कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप साल भर मशरूम करोगे, लोग आपको जानने लगेंगे, तो लोग भी आप पे फेथ करेंगे। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जैसे 1 साल आपको लगेगा, तब जाके लोग जानेंगे कि हाँ, ये इंसान है जो मशरूम कर रहा है, तो आसपास के लोग भी आपकी क्वेरी करेंगे। तो इस तरीके से हर बिजनेस के अंदर टाइम लगता है। आज आपका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा समझा सकते हैं? आपने बोला कि लगभग 30-35 महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, महिलाओं को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, बट साथ ही साथ ये महिलाएं आज खुद साल का 1-1.5 लाख कमा पा रही है। वो मॉडल कैसे होता है, वो कैसे पैसे कमाते हैं, फिर आगे आप कैसे पैसे कमाते हैं, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, हम तो उनको तो फिक्स रेट में हम परचेज कर लेते हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्सेप्ट समझा होगा गुजरात में,
मैंने वहीं पर काम किया था, तो वहीं से समझा कि आपने फिक्स रेट पहले ही दे दी कि वहाँ से आप परचेज कर लोगे इस रेट में। क्या रेट है वो? हमारी 600 रुपये केजी है ड्राई मशरूम? ड्राई मशरूम। अब हमने वहाँ से परचेज किया, अब यहाँ पर आया, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग मतलब कि कुछ जैसे काली मशरूम आ गई या कुछ और आ गया, तो उसको हमने हटा दिया उसको, तो उसमें लगभग हमारे 2 से 3% लॉस है। फिर उसके बाद पाउडर बनता है तो 4-5% उसमें लॉस हो जाता है। फिर पाउडर के बाद हम उसको छानते हैं, फिर उसमें और भी जो चीज़ें मिक्स करनी होती है हमें वो करते हैं। फिर हम इसमें अलग अलग डिब्बों में पैक करते हैं, और फिर हम जैसे अमेज़ोन के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, मेरी वेबसाइट के थ्रू ऐसे सेल करते हैं। और कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट हमसे ये परचेज करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल भी हम अब दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी परचेज करते हैं। अब हम डॉक्टर्स को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके जो रिजल्ट्स में आने लग गए, तो हम चाहते हैं कि लोग ऑर्गेनिकली ठीक हो। जैसे कि गोलियां दवाइयां तो लेते रहते हैं। अब जैसे आपको ऋषि मशरूम के बारे में बताया, तो ऋषि मशरूम ऐसा है जिसमें माइंड रिलैक्स होता है। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, हाइपर टेंशन वालों को हम वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनिक चीज़ हो गई, किडनी लिवर बच गए आपके, और बहुत बेनिफिट भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग उसको फिर जब सेल करते हैं तो उसकी रेट लगभग हम 40% इंक्रीज़ करके रखते हैं। फिर हमें क्या होता है कि जैसे मार्केट है, अब कोई मार्केट वाला हमसे खरीद रहा है ये, तो उसको भी हमें मार्जिन देना पड़ता है। जैसे 20% सेल मार्जिन उसको भी देना पड़ता है। दीपावली पे ऑफर आ गए तो ऑफर भी देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से हम फिक्स रेट में परचेज करते हैं, पाउडर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। ऐसे एक डब्बा का कितना दाम होता होगा? ये जो डिब्बा है लगभग ये 300 ग्राम का रहता है, और इसकी लगभग 1100 रुपये रेट होती है। पर इसको हम लगभग 40% मार्जिन चला जाता है, मतलब 30% हम ऑफ देते हैं, और 20% मार्जिन हम जो सेल करते हैं उनको देते हैं। जैसे हमने हमारा जो सेल करने के लिए जो लड़के रखे हैं, उनकी सैलरी होती है 20-25 हज़ार रुपये, तो उनको हम 1-2% उनको देते हैं। फिर जहाँ जहाँ वो रख के आते हैं उनको लगभग 25% 30% मार्जिन उनका होता है। तो इस तरीके से मार्जिन पे ही बिजनेस चलता है। समझ गया। एंड बस एक फाइनल टॉपिक जिसमें मैं टच बेस करना चाहता हूँ, आपने वो सरकार की सब्सिडी के बारे में बोला। सबसे पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि मोदी जी ने भी शायद आपको रिकग्नाइज किया था कहीं पे, उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ? ये आर के वी वाई करके रफ्तार करके एक प्रोग्राम था मोदी जी का, तो वहीं पर उन्होंने मेरे को इसमें प्रमोट किया था, मतलब उन्हीं की वो लगाई हुई स्कीम थी, तो उसी से मैंने फंड जनरेट किया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मुझे पैसे चाहिए थे, तब इनिशियल जब आपका टर्नओवर ही नहीं है, जब जीरो टर्नओवर है, तो कोई भी फंड आपको देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जो फंड देते हैं वो सबसे पहले टर्नओवर ही पूछते हैं कि टर्नओवर कितना है। आज जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो सब टर्नओवर ही पूछ रहे हैं कि भाई हम आपको फंड देंगे फिर टर्नओवर। पर उस टाइम जब मोदी जी की स्कीम आई थी तो मेरे को टर्नओवर नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि आपका आइडिया क्या है। तो जब मैंने आइडिया बताया कि मशरूम को मैं हर घर तक पहुंचाना चाहती हूँ, और इसको इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ कि ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है, और कैंसर और डायबिटीज और किडनी लिवर ये जो चीज़ें हैं जो हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर लोग लेंगे तो ये आइडिया पसंद आया और फंडिंग मिली, तो इस तरीके से कनेक्ट हुई। तो फिर मुझे लगा कि वास्तव में मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब स्टार्टअप्स पहले अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पहले बिजनेस था, सब लोग बिजनेस करते थे। बिजनेस का मतलब ये हो गया कि आपके फादर का बिजनेस है, आप कर रहे हैं, फिर किसी और का बिजनेस है तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बट एक इनिशियल नए स्टार्टअप्स का जो फंडा था वो मोदी जी यहाँ लेके आए। फॉरेन के अंदर तो काफ़ी पहले चल गया था, पर अपने यहाँ पर नहीं था। तो उससे काफ़ी महिलाओं को, बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर हैं जो मेरे साथ मैं एंटरप्रेन्योर बनी, उनको भी फ़ायदा हुआ। और जिन लोगों को मैं बताती हूँ तो वो भी मुझे पूछते हैं कि मैम पैसा कहाँ से लाएं, तो वो स्कीम अभी तक भी चल रही है। तो मैं कैसे मिल सकता है उससे सब्सिडी या सपोर्ट? ये जितने भी आर के वी वाई रफ्तार आप डालेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर ये फंड रहता है। वहाँ पर एक इंटरव्यू होता है आपका, जिसमें आपको स्टार्टअप बताना पड़ता है कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, और वो जेन्युइन है या नहीं है, उनकी कमेटी बैठती है पूरी। केवल कृषि में या किसी में भी? किसी में भी, अच्छा। हाँ, कोई भी आपका आइडिया स्टार्टअप हो और फिर उनको लगता है कि जेन्युइन है तो वो उसमें फंडिंग करते हैं। समझ गया। हाँ, और उसका पूरा डेटाबेस लेते रहते हैं वो टाइम टाइम पे कि आपने आगे क्या किया, मशीनरी के लिए,
अब तो 1-1 करोड़ रुपए तक भी फंडिंग मिल रही है लोगों को। नहीं, आई थिंक आजकल बहुत सारे स्कीम आ गए हैं, जैसे बटन मशरूम में मैं जानता हूँ कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सरकार सब्सिडी देती है। क्या ऑयस्टर मशरूम में या फिर इसके जो प्रोसेसिंग में है और कुछ सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जो किसानों को सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है वो देता है 35% सब्सिडी देता है महिलाओं को, और 25% शायद कॉमन फार्मर को देता होगा। तो इसके अलावा ये सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसकी सब्सिडी है। और एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है जिसके अंदर 10 लाख तक की, 25 लाख तक का अगर आप कुछ लगाते हैं तो 10 लाख की सब्सिडी है उसके अंदर भी, वो भी प्रोसेसिंग के अंदर ही है। तो सब्सिडी तो बहुत सारी है। अभी अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही ईजी हो गया है काम, तो ये सब्सिडी के हिसाब से। तो आपका गोल क्या है मैम? ये सब के साथ आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? पैसा आपका गोल है या फिर अपने गांव का नाम आगे बढ़ाना? कुछ तो एक थॉट होगा, विचार होगा जिससे आपने ये शुरू किया है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि जो लड़कियां वो एंटरप्रेन्योर बने और अपना नाम कमाए और अपने पेरेंट्स का नाम भी कमाए, और इसके साथ साथ कल्चर भी अपना डेवलप करें। जैसे राजस्थान है तो उसको रिप्रेजेंट करें, या फिर आपका जैसे कर्नाटक है तो उसको रिप्रेजेंट करें, और इनकम जनरेट करें। जैसे आज बसेड़ी को मिनी इजराइल बोला जाता है, शायद हम्म। मालदा को मशरूम सिटी या मशरूम गांव के नाम से जाना जाए। बिल्कुल। आप जब स्टार्ट किए थे तो शायद बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के, आपके परिवार के। क्या आपके परिवार और सोसाइटी आसपास गांव में आज उनको खुशी महसूस होती है कि आज भी आपको वो बैटल्स हैं? नहीं नहीं, अभी तो सारे बहुत खुश होते हैं कि हमारे गांव का नाम फेमस हो गया। और पर पहले ये क्वेश्चन थे लोगों के कि आप एमबीए कर लिए फिर भी क्या मतलब है, वापस यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आ गए। ये मशरूम तो ये जो मतलब रोड़ी पे होती है, खुम्बी होती है, इसका क्या करोगे। लोगों को आइडिया ही नहीं था कि मशरूम भी क्या कमाल कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, पर मैं कभी डिमोटिवेट उनसे हुई नहीं। अगर मैम आपके साथ कोई महिलाएं जुड़ना चाहें इस पॉडकास्ट देखने के बाद, वो कैसे जुड़ सकती हैं? एक तो मेरी वेबसाइट है amalda.com, वहाँ पर भी जाके जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे किसान के माध्यम। किसान, हाँ। इसके अलावा आप मतलब मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो हम व्हाट्सअप पर रखते हैं, उस पर आप मैसेज करके, कॉल करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो वो नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा बिल्कुल। नीचे, ताकि लोग कॉल करें मेरे को और जुड़ सकें। और जितनी महिलाएं जुड़ना चाहती है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि लगभग आप 4-5 महिलाओं को और साथ लेके काम करें। तो साथ लेके काम करने से आपका प्रोडक्शन भी सेल होगा और हम तक प्रोडक्ट पहुंचेगा, उसमें भी कॉस्ट कम आएगी। क्योंकि जैसे 10 किलो मशरूम आप भेज रहे हैं तो भी रेट वही लगती है, और अगर 100 किलो मशरूम भेजेंगे तो भी वही रेट लगती है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़े। पुरुष के साथ अपनी काम करते हैं आप? नहीं, पुरुष के साथ भी करते हैं, बहुत सारे लड़के भी कर रहे हैं जो हमारे को भेजते हैं। बट मुझसे आप सच पूछो मेरे से तो मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपना प्रोडक्शन खुद बेचें, क्योंकि उनमें इतना कैलिबर है, उनको फ्रीडम है, वो कहीं जा सकते हैं, बेच सकते हैं, मंडी सर्च कर सकते हैं। अगर वो भी हमें बेचेंगे तो फिर महिलाओं से तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं से मुझे ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में अभी भी बाउंडेशन है। मैंने आपको बताया कि गाँव की महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। आपने देखा होगा कि अभी अगर आप गाँव में सर्वे करें तो बहुत सारी महिलाएं, जयपुर नहीं देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अभी तक, मतलब काफ़ी उम्र हो जाती है महिलाओं की, तब तक जयपुर तक नहीं देख पाते हैं। तो मैं उन महिलाओं की हेल्प करना चाहती हूँ। पुरुषों की क्या हेल्प करनी, पहले से फ्रीडम है। नहीं, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट टू एंड द पॉडकास्ट ऑन। अनु मैम, थैंक यू आपके समय के लिए। आई थिंक मेरे लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि मशरूम मैंने देखा है पहले। मैंने एक पूरा कमर्शियल प्रोडक्शन में मैं गया था, मतलब 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। जब मैं आपके बारे में देखा, जब मैं रिसर्च किया, तो मैंने सीखा कि बहुत कम कैपिटल में भी लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं सीखा हूँ कि हर आदमी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। जैसे एक गांव में यदि एक महिला साल का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रही है, तो वो अपने गांव के लिए और अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी हीरो वही है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो लोग जो छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट करें। और यदि उनको कुछ भी प्रश्न हैं, डाउट हैं, तो मैं आपका डिटेल शेयर कर दूंगा। थैंक यू एंड कीप इंस्पायरिंग यंगस्टर्स मैम। थैंक यू सो मच सर।